सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस पर आ रही हुई सभी तक एक बार कंफर्म करेंगे। एंड वेलकम टू दी पार्ट 6 ऑफ जी के PYQ सीरीज़। आज से 3 साल पहले ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी एंड 3 साल बाद मैंने भी नहीं सोचा था, ठीक है, कि ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएगी एंड मोस्ट वांटेड सीरीज़ में से बन जाएगी अगर मैं बात करूँ SSC में। तो अब ये सीरीज़ किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतनी फेमस है एंड किस किस को इसको अटेंड करना है, वो सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ। इन अ नटशेल थोड़ा सा मैं टाइम लेके 1-2 मिनट लेके सारी चीज़ें समराइज़ कर देता हूँ, बिकॉज आज ये पहली क्लास होने वाली है, इसलिए सारी चीज़ें क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है आज पहले लेक्चर में। ऑल राइट, ओके सर, पार्ट 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पार्ट 6 है तो इसमें जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, हम लेटेस्ट ही रहे हैं जितने भी PYQ सीरीज़ रही है। तो जैसे जो पार्ट 6 है, अब इसमें हमारा टारगेट रहेगा 2025 में से, यानी कि जो पिछले साल जितना भी जो नया पैटर्न रहा है, जिसको आपने एडिक्विटी पैटर्न बोला है, अब इस एडिक्विटी पैटर्न में भी अगर मैं देखूँ तो जो सीजल का एग्ज़ाम रहा है वही एक ऐसा एग्ज़ाम रहा है जिसमें कि अगर मैं स्टैटिक जीके को हटा दूँ तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब की, तो जहाँ पर कुछ नए क्वेश्चंस, आपको नए सेट ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस रहा करते थे वहाँ से क्वेश्चंस ना बन के जो कुछ अनकन्वेंशनल टॉपिक्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पॉलिटी की, तो वो लाइक फॉर एग्जांपल सेंटर स्टेट रिलेशंस, आज के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा मैं किन तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। और ये पार्ट 6 पहले की जो PYQ सीरीज़ रही हैं उनसे अलग कैसे है? अलग ऐसे है कि यहाँ पर हम इसको सब्जेक्ट वाइज करने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज टारगेट रहेगा। पहले हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। मैंने शेड्यूल वैसे तो पहले ही जब पूरा बैच का अनाउंसमेंट हुआ था, जहाँ पर भूतेश सर, कमल सर, पुष्पेंद्र सर, सभी लोगों ने अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर कि सबसे पहले हम पॉलिटी से स्टार्ट करें, और जो हमारा वीक 1 है, पहला जो हफ्ता है, ये पूरा पॉलिटी को ही डेडिकेटेड रहेगा, यानी कि वीक 1 में सिर्फ हम पॉलिटी ही करेंगे और पूरा पॉलिटी करेंगे वीक 1 में। अब इसके लिए 5 क्लासेस लगेंगी या 6 क्लासेस लगेंगी, 6 से ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन 5 या 6 क्लासेस में ये ख़त्म करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस रहे हैं, अब सारे क्वेश्चंस तो नहीं क्योंकि 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन एक तरीके से जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम कवर कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि PYQ सीरीज़ में हम किस तरीके से चीज़ों को कवर करते हैं, जहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका पूरा धागा खोल देते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें हम इर्द गिर्द की भी जो क्या करते हैं उनको भी रिकॉल करके, रिलेट करके सारी चीज़ें याद करते हैं। थोड़ी सी हैवी उन लोगों के लिए होती है जो लोग एकदम, सिंपल सा लॉजिक ये है कि जिसने जितना पढ़ रखा है पहले से उसके लिए उतना ही लाइट होगा, जिसने जितना कम पढ़ रखा है उसके लिए उतनी ही ये हैवी रहने वाली है। ठीक, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आराम आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो देखो वो तो नहीं होगा। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर मान लो कोई ये एक है वो भाग रहा है, आप उससे पीछे हो, आपने लेट स्टार्ट लिया है, ठीक है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। अब उसमें मैं काम जो है आसान आप इस सेंस में कर सकते हैं। देखो काम आसान ही हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, उसके लिए तो इससे बेटर अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे मैं ना तो आपको और कुछ एडवाइस ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका आउटपुट सबसे ज़्यादा निकलने वाला है, ठीक है। सिर्फ आपको मल्टीपल रिविजन्स देते रहने हैं, इसके मल्टीपल रिविजन। अगेन मैं चाहे जितना इस पर एम्फेसाइज कर लूँ कम है, नहीं तो लास्ट में होगा क्या, देखो आपको भी पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स फॉलो भी आप, ठीक है, टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखोगे, अगर वो पेड नहीं होंगे तो ठीक है, न्यूट्रल जो प्लेटफॉर्म्स होंगे वहाँ पे देखोगे तो मोस्टली हर कोई आपको एक ही सोर्स रिकमेंड करता हुआ नज़र आएगा। तो अब हर कोई एक ही सोर्स से कर रहा है तो हर किसी के तो नंबर नहीं आ जाएंगे, ये भी बात ट्रूथ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि नंबर उसी के बढ़िया आएंगे जो रिवीजन बार बार करेगा। सिंपल सी बात ये है, मैंने आपको कई बार बताया, रिवीजन करना है, एग्ज़ाम में ब्लंडर नहीं करना है, बस इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जिसने भी इन 2 चीज़ों का ध्यान अच्छे से रख लिया उसके मार्क्स अच्छे ही आने वाले हैं। रिवीजन करते रहना और ब्लंडर नहीं करना है, ठीक है। तो एक तो ये काम हो गया। बाकी और काम कम कैसे हो सकता है, देखो एक तो अब नोट्स को लेके मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो नोट्स आपको साथ साथ प्रिपेयर करते चलना है। लाइक आपने कोई क्वेश्चन देखा,
ठीक है। अब नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, साथ साथ तो प्रिपेयर करना ही है, लेकिन लिखना क्या चीज़ है, सब कुछ नहीं उतार देना जो तुमको नहीं आता है। अब वो तुमको पता है तुम्हें क्या नहीं आता है, मुझे नहीं पता है, मैं तो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ना ये चीज़ तो आती है, ये चीज़ तो मुझे रटी हुई है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मत लिखो उसको, सिर्फ उस चीज़ को लिखो जो तुम्हें लगता है कि ये तुम भूल जाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ही मैं बताऊँगा, अगर अगेन मेरे मुँह से निकला हर एक शब्द, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, कोई एक फैक्ट बता रहा हूँ, तो ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, उसका कुछ महत्व होगा तभी बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगेन इनफाइनाइट है सिलेबस, कोई ऐसा लिमिट नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको उन चीज़ों को लिमिट कर दूँ, सो दैट एट द एंड आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको रिफाइन अगर करना पड़ रहा है तो फिर मेरा काम ही क्या रह गया वहाँ पे, ठीक है। तो आपको उतना काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको वो चीज़ नोट करनी जो आपको नहीं आता और बार बार उसी को रिवाइज़ करना है। रिवीजन किस तरीके से देना है वो लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे, किन किन किस किस फेज़ में आपको देना है। बाकी अगर जिन लोगों को ऐसा नोट्स बनाने में टाइम लगे, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो डिजिटल नोट्स जिस तरीके से PYQ सीरीज़ 1 से आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो जो डिजिटल नोट्स हैं, ठीक है, डिजिटल नोट्स वो जिस तरीके से आपको एप्लीकेशन में मिलते हैं कोर्सेज सेक्शन के अंडर में, वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। या तो चलो अभी मैं नहीं रखता हूँ उस डिजिटल नोट्स को, मतलब आपको जो लेक्चर 1 के डिजिटल नोट्स हैं ये परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख लेना कि कैसे आपका काम इससे कम हो सकता है, नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता तो खुद से बनाओ, जिस तरीके से कर रहे हो उस तरीके से करो। इस लेक्चर की PDF तो फ्री में मिलेगी ही आपको जो टेलीग्राम है वहाँ पे, तो वो आप देख लेना। देन डिजिटल नोट्स भी आपको मिल जाएंगे पहले वाले फ्री में, सो दैट कि आप इस चीज़ को जज कर पाओ कि आपके लिए वो है हेल्पफुल कि नहीं, कि आपको उससे एक टाइम कम हो रहा है नहीं हो रहा है, देन उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेना। समझ आई बात, ठीक है। अब जो भी आपके डाउट्स होंगे अभी मैं नहीं करूँगा, अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेक्चर नंबर 1, और आगे जो लास्ट में हम लोग जिसका जो भी डाउट होगा लास्ट में पूछ लेना, मैं सब डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि डाउट तो अगेन क्लियर करने बैठा तो वो 1 घंटे में भी क्लियर नहीं होंगे। तो लेक्चर 1 रहने वाला है पॉलिटी का, कितने क्वेश्चंस डेली बेसिस पे करेंगे, तो आज तो सिर्फ 25 ही क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे इनका संख्या मैं बढ़ाता जाऊँगा, ऐसा ना हो कि पहले दिन ही आपका हैवी हो गया, ठीक है। तो आज 25 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे मैं ज़्यादा बीच बीच में देखो कुछ डाउट्स वगैरह एंटरटेन नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। जो भी डाउट है आखिरी में आप पूछेंगे तभी मैं एंटरटेन करूँगा। अभी फोकस सिर्फ आपका लेक्चर में होना चाहिए, लेक्चर के इर्द गिर्द और कहीं आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक। शुरू करें, ऑल राइट। हिंदी में डिजिटल नोट्स, सब हिंदी इंग्लिश दोनों में ही डिजिटल नोट्स मिलेंगे आपको सब कुछ। और आज बैसाखी है, ठीक है, कहीं कहीं पे आई थिंक कल सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन 13 अप्रैल 1699 को ही आपको पता होना चाहिए खालसा पंथ की स्थापना करी थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, और इसीलिए हम बैसाखी जो है सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन, ऑलराइट। तो चलिए शुरू करते हैं PYQ सीरीज 6.0 का क्लास नंबर 1। एंड एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा, डजेंट मैटर आपने कितना प्रिपरेशन कर रखा है कितना नहीं कर रखा है, आपको एक काम करना है, और वो काम ये है कि आपको क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये तो क्वेश्चन टफ है हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, करना है, ठीक है। ये आप एक मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे, पूरा शेड्यूल वैसे तो मैंने बता दिया, जैसे फर्स्ट वीक पॉलिटी देन ज्योग्राफी, इस तरीके से जितने मैं क्वेश्चन करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन तुम पहले खुद से अटेम्प्ट करोगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगा, पॉलिटी के अलावा साथ ही साथ हम ये भी, मतलब पॉलिटी या ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एलिमिनेशन किस तरीके से यूज़ करना है, जो मैं निट्टो में आपको सिखाता हूँ। लेकिन होता क्या है कि आप निट्टो 4-5 लेक्चर देख के सोचते हो कि वहाँ पर मैं इंप्लीमेंट कर लूँगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक एग्ज़ाम से पहले आप इंप्लीमेंट करके नहीं देखोगे टेक्निक्स को, ऑप्शन एलिमिनेशन किस तरीके से करना है, एग्जामिनेशन में कुछ अजूबा नहीं हो जाएगा। एग्जामिनेशन में तो प्रेशर इतना हाई होता है कि वहाँ पे तो और तुमसे अप्लाई नहीं होगा जब तक यहाँ करके नहीं देखोगे। तो खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं लेने वाला हूँ। आपको जितना टाइम लेना है आप टाइम लो, टाइम कैसा कोई यहाँ पर अभी वो नहीं है, पॉज कर लो, अपना टाइम ले लो, कोई ऐसे भागा दौड़ी नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 131A गेव हाई कोर्ट्स एक्सक्लूसिव पावर टू डिसाइड ऑन सेंट्रल लॉज वैलिडिटी, इट वॉज रिपील्ड बाई द 43rd अमेंडमेंट ना। 131 आर्टिकल तो सबको याद रहता है, क्या है आर्टिकल नंबर 131, दिस इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो सेंटर, ठीक है, वर्सेस स्टेट, ठीक है, जो केंद्र और राज्य की लड़ाई होती है, या फिर स्टेट वर्सेस जो स्टेट लड़ाई होती है, या फिर सेंटर और एक स्टेट एक साइड में आ गए, मल्टीपल स्टेट दूसरी साइड में आ गए, ये सब अगर लड़ जाते हैं ना,
तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को डील करता है। और ये जो ओरिजिनल का मतलब होता है पॉलिटी में या फिर इसमें अगर हम जुडिशरी में बात करें कि आप उस कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि आप अपील करके जाएं, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिव नेचर का होता है, यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे मैटर से डील कर सकता है। इसमें क्या कवर्ड नहीं होता है, तो जैसे कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वो कवर्ड नहीं होते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, या फिर अगर कोई रिवर वाटर डिस्प्यूट है, अगर दो स्टेट के बीच में किसी नदी का जो पानी है उसको लेकर झगड़ा है, तो वो सब ये नहीं डील करता, उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनते हैं। तो पहला वाला जो खैर ये 131A की बात कर रहा है, 131A इस पर्टिकुलर आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था इसको इंसर्ट किया गया था 7th अमेंडमेंट से, एंड गिव हाई कोर्ट एक्सक्लूसिव पावर टू डिसाइड ऑन सेंट्रल लॉज वैलिडिटी। ना, ये बिल्कुल गलत है, हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था। क्योंकि आप देखो ना, ये आर्टिकल नंबर हमें पता है, जो पार्ट 5 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पार्ट 5 है उसमें जो चैप्टर नंबर 4 है वो सुप्रीम कोर्ट से डील करता है, और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं 124 से लेके 147 के बीच में। वहीं अगर हम पार्ट 6 की बात करेंगे तो इसमें आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, और इसके आर्टिकल हैं 214 से लेके 231 तक। तो सिंपल सी बात है यार, ये हाई कोर्ट तो नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूसिव पावर मिली थी कि वो सेंट्रल लॉज की वैलिडिटी, यानी कि कोई भी केंद्रीय कानून बना है, संसद ने, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसको रिव्यू कर सकता है, हाई कोर्ट नहीं। ऐसा इस आर्टिकल ने बोल दिया था, बिल्कुल सही है। इसको बाद में रिपील कर दिया गया था 43rd, अगर बात करें 43rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे, ठीक है, जो 1977 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी, पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही होगा, क्योंकि वहाँ पर हाई कोर्ट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। यहाँ पर पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2, ठीक है, डन। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 131A ने सुप्रीम कोर्ट को पावर दी थी, जिसको रिपील किया जा चुका है 43rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे। राइट, आगे बढ़ते हैं। और बाकी अगर हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू की, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू की ही बात हो रही है, तो जुडिशियल रिव्यू वैसे तो आर्टिकल है आपका, कौन सा आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है। तो जुडिशियल रिव्यू हमने लिया कहाँ से है, तो हमने ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसी तरीके से यहाँ से जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है, यानी कि जो न्यायिक स्वतंत्रता है, वो भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। लेकिन ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अब ये अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो तो क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया 43rd अमेंडमेंट से, यानी कि सेंट्रल लॉज पे अब हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है, हाई कोर्ट भी उस पर रिव्यू कर सकता है। दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ये हमने यूएस से नहीं ली है, ध्यान रखना, ये हमारा एक यूनिक फीचर है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट वुड बी आर्टिकल नंबर 137, अनुच्छेद 137 इसके बारे में बात करता है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्टिकल 263 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल। अनुच्छेद नंबर जो 263 है, संसद को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है। द काउंसिल कैन इन्वेस्टिगेट इंटर स्टेट डिस्प्यूट, इट्स कॉम्पोजिशन इंक्लूड्स पीएम एंड यूनियन मिनिस्टर्स। नाउ आर्टिकल नंबर 263 ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है इंटर स्टेट काउंसिल को वो क्रिएट करने के लिए, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट को नहीं, ये प्रेसिडेंट को करता है, देश के राष्ट्रपति को करता है। इंटर स्टेट काउंसिल जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है, इसका काम ये होता है कि भाई किस तरीके से समन्वय बढ़ाया जाए, कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए, एक तरीके से फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म मतलब सेंटर स्टेट के बीच का जो कॉपरेशन उसको बढ़ाया जाए। अब इसको रिकमेंड किया था सरकारिया कमीशन ने, एक कमीशन बना था सरकारिया कमीशन 1983 में, 1983 में उसने रिकमेंड किया था कि एक इंटर स्टेट काउंसिल बनना चाहिए, अंतर्राज्यीय परिषद बनना चाहिए, और बना भी। पहला जो बना था, पहला 1990 में बना था फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि हर 5 साल में बनता है या बनाना ही पड़ेगा मैंडेटरी, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। जब नीड पड़ेगी, प्रेसिडेंट को लगेगा, तब बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो तुम ढंग से, तो अगर पहला गलत हो गया तो खत्म हो गया ये सवाल, खत्म हो गया ये सवाल। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का यही फायदा होता है कि एलिमिनेशन अगर तुमने ढंग से सीख लिया तो आराम से आंसर आएगा। नाउ द काउंसिल कैन इन्वेस्टिगेट इंटर स्टेट डिस्प्यूट, बट ध्यान रखना, इंटर स्टेट डिस्प्यूट इन्वेस्टिगेट तो कर सकता है, लेकिन बाइंडिंग डिसीजंस नहीं दे सकता है, बाइंडिंग ऑर्डर नहीं दे सकता है, क्योंकि ये करने का काम, बाइंडिंग डिसीजन देने का काम, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। आर्टिकल अभी बताया था 131, ये नहीं कर सकता है कभी, ठीक है, ये कभी एनफोर्स नहीं कर सकता, ना तो बाइंडिंग डिसीजन दे सकता है, ना कोई इस तरीके से चीज़ स्टेट को एनफोर्स करवा सकता है कि नहीं नहीं करना ही पड़ेगा। अब कॉम्पोजिशन की अगर बात कर लें तो कॉम्पोजिशन में पहली बात तो हमारे चेयरपर्सन आती, कौन है ये, क्यों, तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं चेयरपर्सन के तौर पर। देन
6 यूनियन कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स आएंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करेगा। स्टेट मेंबर्स की बात करेंगे तो जितने भी राज्य हैं उन सब के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, प्लस जितनी यूटीज़ हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, अभी 3 सिर्फ यूटीज़ हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक तो दिल्ली है, पुडुचेरी है और आपका जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहेंगे और जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहाँ का कोई एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, ये सब लोग रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, 6 यूनियन कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर रहेंगे और सारे स्टेट के सीएम रहेंगे और 3 यूटी के सीएम और बाकी के एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे। ठीक, सरकारिया कमीशन की अगर बात करेंगे, इसके रिकमेंडेशंस हमें पता होने चाहिए क्योंकि सवाल बन सकता है इससे, जो 1983 में। तो प्रेसिडेंट रूल को लेके, प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के तहत लगता है? 356। क्या बोला था कि इसको एज अ लास्ट रिसॉर्ट ही यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि जब मर्जी आया तब यूज़ करते रहो। यही सिमिलर चीज़ एसआर जो बोमैया केस हुआ था उसमें भी बोला था कि प्रेसिडेंट रूल ऐसा नहीं कि जब मनाए तब उसको लगा दो। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट उसको वो करना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल की अगर बात करें। ठीक, गवर्न और प्रेसिडेंट रूल जो प्रेसिडेंट लगाता है इज ए सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, वो एसआर बोमई केस में ही बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। गवर्नर के अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो गवर्नर कोई एमिनेंट पर्सन होना चाहिए जो उस राज्य का नहीं होना चाहिए, उसका पॉलिटिक्स मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में वो ना उसका वो हो। ठीक है, दखलंदाजी। एंड अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद स्टेट का चीफ मिनिस्टर। ये सब कन्वेंशन है सर, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ये कन्वेंशन है कि जहाँ भी अपॉइंट किया जा रहा है जिस स्टेट का गवर्नर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से सलाह लेनी है, कंसल्टेशन लेनी है, कोई मैंडेशन नहीं है। ठीक है, ये सब आपके क्या है कन्वेंशन जो फॉलो किए जाते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल अभी मैंने बताया, इसने रिकमेंड किया था और 1990 में पहला ये बनाया गया आर्टिकल 263 का यूज़ करके। फिजिकल फेडरलिज्म को लेके बताया था कि किस तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज और जो ऑटोनॉमी है स्टेट की उसको इंक्रीज़ करना है। और इसने बोला था कि एक अच्छे फेडरेशन के लिए, अच्छे देश के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक मजबूत केंद्र होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि एक कमीशन और बना था, जैसे पुंछी कमीशन नाम था उसका, पुंछी कमीशन, ये 2007 में बना था। ऐसे ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाया था राजमन्नार, ये कब बना था, क्यों राजमन्नार? तो इसने बोला था कि नहीं, स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं होना चाहिए, स्टेट को पावर दो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इसने बोला नहीं, अगर एक हमें अच्छा फेडरेशन चाहिए तो स्ट्रॉन्ग सेंटर रखना ज़रूरी है और ऑल इंडिया सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो आगे। और ये क्या है, जोनल काउंसिल। एक्चुअल में जिस तरीके से इंटर स्टेट काउंसिल होती है उसी तरीके से जोनल काउंसिल होती हैं। अंतर ये होता है, इंटर स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं क्योंकि आर्टिकल 263 में लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ना होकर स्टैट्यूटरी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया और वो एक्ट कौन सा है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इस एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया है। 5 जोनल काउंसिल्स बनाई गई हैं, वैसे यहाँ 6 दिख रही होंगी बट यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। तो 5 जोनल काउंसिल है, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथ। कौन कौन से स्टेट आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं उन स्टेट्स को। ठीक है, बट एक और जोनल काउंसिल है जो कि है नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल। ये 1971 का एक एक्ट आया था, उससे बनाई गई थी, यानी कि एक अलग एक्ट से, एक अलग अधिनियम से बनाई गई है। जोनल काउंसिल का जो चेयरपर्सन होता है वो कोई और नहीं बल्कि होम मिनिस्टर होता है, गृह मंत्री होता है, ध्यान रखना है। और जितने भी जिस भी जोन की जोनल काउंसिल है तो वहाँ का सीएम वो रोटेशन में बनता है, लाइक सेंट्रल का है। ठीक, चेयरमैन तो होम मिनिस्टर होगा, वाइस चेयरमैन एक बार छत्तीसगढ़ का सीएम बन जाएगा, एक बार एमपी का, फिर यूपी का, फिर उत्तराखंड का, फिर छत्तीसगढ़ का, इस तरीके से रोटेशन में चलता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली अप्लाइज द वेटेड वोटिंग मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल नंबर 279A क्लॉज 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब 279 हमें पता है ए, ये किसकी बात करता है 279A, ये जीएसटी काउंसिल की बात करता है। अब जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो इसको 2016 में बनाया गया था, 2016 में, थ्रू 101 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू। ठीक है, डन है, इसके थ्रू बनाया गया था। अब अगर बात करेंगे एक चीज़, वैसे चलो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो 101st अमेंडमेंट से इसको बनाया गया। अब इसमें पहले मेंबरशिप देख लेते हैं। यहाँ पर ये हिंदी में सवाल लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। एंड जैसे मैंने बताया था पहले खुद से इसको अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि हीरो बनना है। ठीक है, या आलस में बैठे रहना कि यार ठीक है बाद में कर लेंगे, है ना, भूल गए। तो इसमें मेंबरशिप की बात करते हैं। इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो मेंबर्स इसमें होते हैं, पहला 33 मेंबर होते हैं, 33। चेयरपर्सन तो होता है जो हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा। कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे अभी निर्मला सीतारमन जी हैं तो वो हो जाएंगी। और कौन कौन मेंबर होते हैं, ये तो एक हो गया, प्लस यूनियन से एक और बंदा आता है, वो है फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट। स्टेट मतलब आपको पता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री परिषद होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होता है, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और एक होता है
जो मतलब एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है और एक डिप्टी मिनिस्टर होता है। ये कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं, ये मिनिस्टर ऑफ फॉर स्टेट होते हैं, और ये होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। अब इसमें भी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं दो तरीके के होते हैं कि एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो होल्ड करते हैं, और एक जो होते हैं जो किसी मिनिस्ट्री के साथ अटैच्ड होते हैं। तो तीन तरीके के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो कि संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं लिखे हुए, ये ध्यान रखना। ये जो क्लासिफिकेशन है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। तो दूसरे एक तो चेयर फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएंगे, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएंगे यूनियन के जो है, और बाकी जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं भारत में, उन सब के, ठीक है, उन सब के कौन होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होगा उन सब का, ठीक है, जितने भी स्टेट हैं। अब कितने स्टेट हैं, 28, और बाकी वो जो 3 यूटी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, वहाँ का भी फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा। तो कितने हो गए, 28 3 31, 31 2 33, तो 33 टोटल मेंबर्स होते हैं। सेंटर होल्ड 75% ऑफ वोटिंग पावर इन जीएसटी काउंसिल, नो। सेंटर का 1/3 होता है, सेंटर का 1/3 होता है, और स्टेट का मिला के, सारे स्टेट का मिला के 2/3 होता है। यानी कि अगर देख लो तो स्टेट का डबल है, सारे स्टेट का मिला के सेंटर से डबल है। स्टेट कलेक्टिवली हैव ट्वाइस द वोटिंग वेट ऑफ द सेंटर इन द जीएसटी काउंसिल। ध्यान इस बात का रखना है आपको, किस बात का, कि डिसीजन अगर बात लेनी है, डिसीजन, तो डिसीजन रिक्वायर्स 75% का मेजॉरिटी, ठीक है, डिसीजंस रिक्वायर 75% का मेजॉरिटी। यानी कि जब 75% वोट्स पड़ेंगे किसी चीज़ में तभी उस पर डिसीजन लिया जाएगा। 75% को 3/4 करके भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन कोरम 50% की होती है। एक चीज़ बस यहाँ ध्यान रखना कि जो रिकमेंडेशन होती है वो इंटर स्टेट काउंसिल की तरह ही नॉन बाइंडिंग होती है। कभी भी इस तरीके का सवाल बन जाए जहाँ स्टेटमेंट में लिखा है कि बाइंडिंग एडवाइस है, माननी ही पड़ेगी, तो थोड़ा सा शक करना। मैंने आपको कुछ चीज़ें बता रखी हैं, कभी इस तरीके से लिखा हो संविधान में डिफाइंड है, संविधान में मेंशन्ड है, ये बाइंडिंग होती है, ये सब में तुमको शक करना है, यानी जनरली ये गलत होते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना, नॉन बाइंडिंग होता है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रिकमेंड करना कि किस तरीके से क्या टैक्स रेट होना चाहिए। ये सब काम होता है जीएसटी काउंसिल का, क्या टैक्स रेट होना चाहिए। जैसे जीएसटी स्लैब आपको पता है, अभी बात कुछ टाइम पहले बदली थी जीएसटी स्लैब्स, तो उसमें वो कैसे बदली थी, तो जब जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होती है उसमें डिसाइड किया जाता है कि नए टैक्स स्लैब क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इस पर लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का है, लेजिस्लेटिव पावर दोनों के पास होता है। ये पावर आर्टिकल नंबर 246 जो ए है वो इनको ये पावर देती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अगला क्वेश्चन करो, ठीक है, टाइम लीजिए लेकिन क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 255 रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल और गवर्नर्स एसेंट टू बिल्स। आर्टिकल 255 अनुच्छेद 255 के बारे में आपसे पूछ रहा है। स्टेट लॉ इज वॉइड without written governor consent. Mention of assent is mandatory for validity. Omission of prior recommendation doesn't invalidate law if assent is given. President's assent must precede legislative passage to be valid. आर्टिकल 255 ये बोलता है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल, यानी इफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ने इनसे बिना पूछ के अगर कोई लॉ लाया गया, इनके बिना एसेंट, इनकी बिना रिकमेंडेशन से अगर कोई बिल लाया गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल अगर दोनों हाउसेज से पास हो गया, या फिर एक स्टेट, कई सारे स्टेट है जहाँ पर एक ही हाउस है तो वहाँ से पास हो गया है, तो वो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि वो पूछ के नहीं लाया गया था। बस करना क्या है, बाद में पास करवाने के बाद उससे ठप्पा लगवा लेना, उससे एसेंट ले लेनी है, उससे सहमति ले लेनी है, खत्म बात। दैट मीन्स यदि सहमति दे दी गई है तो पूर्व अनुशंसा को छोड़ देने से कानून अमान्य नहीं हो जाता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की एसेंट है, लेनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर उनके बिना एसेंट से लाया गया था तो वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि बाद में भी लिया जा सकता है उनका एसेंट, ठीक है। डन, ओके। जीएसटी में स्लैब्स कितनी होती है, तो जीएसटी में आपको पता होना चाहिए, तो एक तो एग्जेम्पशन होता है, एक तो 0% की स्लैब होती है, ठीक, 5% की स्लैब होती है, एक 18% की स्लैब होती है जो आप लोग देते हो ना फीस, जितना भी पेमेंट करते हो, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल परमार अकेडमी में उसका 18% गवर्नमेंट को सीधा जाता है। 28% का पहले था, लेकिन वो हटा के 40% का स्लैब कर दिया गया है, जिसमें लग्जरी और जो सिन गुड्स हैं, सिन गुड क्या होता है, जो बहुत ही महंगे आइटम होते हैं उनको सिन गुड बोला जाता है, ठीक है। प्लीज़ स्पैम ना करें, सेकेंड एडिशन आपके स्पैम करने से जल्दी नहीं आ जाएगा। Which article allows Parliament to legislate on a subject in the state list during a national emergency? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे इस पे क्वेश्चंस बने हैं कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है। 250, 256, 254 या 352।
देखो सिंपल सी बात ये है कि 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, कानून बनाने की बात नहीं करता है ये स्टेट लिस्ट में। देखो होता क्या है कि हमारा जो 7th शेड्यूल है, जो 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इस पे देश की संसद कानून बना सकती है, इस पे राज्य का विधानमंडल, और इस पे दोनों बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पार्लियामेंट, यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर, और यहाँ पर दोनों लॉ क्रिएट कर सकते हैं कंकरेंट लिस्ट में। लेकिन होता क्या है, कई ऐसे मामले होते हैं, पांच ऐसे सिनेरियो होते हैं जहां पर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में यूनियन यानी कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। वो 5 सिनेरियो कौन कौन से होते हैं? वो 5 सिनेरियो होते हैं, इसको मैं हटा दूं, यहाँ से हटा दूं, ठीक है। वो 5 सिनेरियो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। एक तो होता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, जो यहाँ पर पूछ रहा है, तो उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है आर्टिकल नंबर 250 का यूज़ करके, ठीक। एक ऐसे ही होता है अगर राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे, राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे तो भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट में। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 249। नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल नंबर 250 जो अभी हमने देखा। फिर एक और सिनारियो होता है जहां पे 2 और मोर स्टेट, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्य बोल दें कि भैया हमारे लिए लॉ बना दो, हमसे बन नहीं रहा है, बना दो क्या। तो उस केस में 252, कैसे याद करोगे? 2 और मोर स्टेट्स, 252, ठीक। एंड जो चौथा सिनेरियो होता है वो होता है कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी, कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी को एनफोर्स करवाना है, लागू करवाना है, तो उसको लागू करवाने के लिए आर्टिकल नंबर 253 के तहत लॉ बना सकता है पार्लियामेंट इन दी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट। और 5वां केस होता है अगर राष्ट्रपति शासन लगा है किसी राज्य में, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा है, जिसको आप स्टेट इमरजेंसी भी बोल देते हैं, जो कि स्टेट इमरजेंसी होती नहीं है। वो आपका जो आर्टिकल नंबर 356 है जिसके तहत लगती है, उसी के तहत होता है। देन अब यहाँ पे आपसे मैंने कुछ पूछा था क्या? नहीं, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये 5 सिनेरियो आपको ध्यान रखने हैं जहाँ पर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ओके। देन जो बाकी के आर्टिकल्स हैं उनको भी देख लेते हैं, ये तो हम समझ ही गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 256, स्टेट्स मस्ट इंश्योर कंप्लायंस विद लॉज मेड बाई पार्लियामेंट, यानी कि कोई भी लॉ बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा तो स्टेट को कंप्लाई करना है। इट इज़ ऑब्लिगेशन ऑन दी स्टेट्स, ठीक है, कि जो अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ कानून बनाया है तो उसको स्टेट्स को फॉलो करना है, ठीक है। आर्टिकल 254, सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर स्टेट लॉ, यानी कि अगर, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में, संवर्ती सूची में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे कि दोनों लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। लेकिन बात यह है अगर दोनों ने बना दिया तो पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा, और अगर दोनों ने बना दिया, स्टेट का सिर्फ एक ही केस में प्रिवेल कर सकता है, ठीक है। स्टेट सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा लेकिन स्टेट का सिर्फ एक ही केस में प्रिवेल कर सकता है। वो तब है अगर वो पर्टिकुलर बिल को प्रेसिडेंट ने असेंट दिया है। ध्यान रखना अच्छे से, अगर प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने उसको सहमति दी है तो। और ये तो आपको पता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से। अभी जो मैं मुझे एकदम से दिमाग से चला गया था वो फिर से आ चुका है। वो क्या है कि ये कब तक वैलिड रहते हैं? तो देखो राज्यसभा ने, अगर पहली बात तो नेशनल इमरजेंसी की बात कर लेते हैं कि अगर नेशनल इमरजेंसी के तहत बनाया गया है तो कब तक वैलिड रहेगा। तो ध्यान रखना है कि ये आपका वैलिड रहेगा 6 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स आफ्टर इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। ध्यान रखना, 6 मंथ्स आफ्टर इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। अपने आप वो कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा, इमरजेंसी खत्म हुई, मैक्सिमम उसके आगे 6 महीने तक। अगर वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने आप कर दिया तो कर देगा, या फिर पार्लियामेंट ने कर दिया, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने तक इमरजेंसी खत्म होने के बाद। ये जो है मैक्सिमम 1 साल तक चलता है, इसकी वैलिडिटी रहती है, 1 साल तक एक्सपायर हो जाता है। और बात अगर करें 2 और मोर स्टेट, तो ये सिर्फ ये जो लॉ बनाया जाएगा उन्हीं स्टेट के लिए वैलिड रहेगा जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि लिए हमारे लिए लॉ बना दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रेसिडेंट रूल में ऐसा कोई नहीं है, ये चलता रह सकता है अगर वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर ने, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मणिपुर में अभी तक प्रेसिडेंट रूल लगा था, वो तो अभी आए हैं नए, आपके वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह, लेकिन उससे पहले अभी तक प्रेसिडेंट रूल लगा था। तो जो भी कानून वहाँ के लिए पार्लियामेंट बनाएगा चल रहा होगा। अब चाहे तो जो नई बनी है विधानसभा, वो चाहे तो जब चाहे उसको ख़त्म कर सकती है, तो उसमें ऐसा कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं होता, ध्यान रखना। समझ आई बात? ठीक है। और 254 में जो मैंने आपको बताया ना ये कि भाई स्टेट का सिर्फ एक ही केस में वैलिड हो सकता है अगर प्रेसिडेंट ने वो किया, इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी अगर पूछ ले तो। अगला सवाल 6th,
The Act of 1793 followed the tradition of personal rule without bringing any legal reform. Judges were assigned to interpret laws rather than depend on the ruler's personal judgment. यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, ये किस शिफ्ट में किस दिन पूछा गया था, ठीक है, सीधा चैलेंज है, किसको पता है तुमको? वही द एक्ट ऑफ 1793। अब ध्यान से करना इस सवाल को, मैं चाहता हूँ कि ध्यान से सभी लोग इस सवाल को करें, पढ़ें। नाउ द एक्ट ऑफ 1793 फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ पर्सनल रूल विदाउट ब्रिंगिंग एनी लीगल रिफॉर्म। ठीक है, क्या मैंने बता रखा है? विदाउट एनी, एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं, थोड़ा सा सतर्क हो जाना है तुमको, गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अंधी मारना नहीं बोला है, सतर्क होने के लिए बोला है बस। द एक्ट ऑफ 1793 फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ पर्सनल रूल विदाउट ब्रिंगिंग एनी लीगल रिफॉर्म। भाई मेरे, ये एक्ट है, एक भी लीगल रिफॉर्म आया होगा खत्म, और एक्ट का तो काम ही होता है रिफॉर्म लाना, लीगल और भाई एक्ट तो लीगल चीज़ है। तो मैं इस थोड़े से इस पे कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं कि भाई ये गलत होगा, ठीक है। जजेस वर असाइंड, क्योंकि अगर तुम ये सोचो कि ये तुमको कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा स्टेटमेंट, तो कोई दुनिया ब्रह्मांड की एक किताब ला के दिखा देना जहाँ तुमको ये लाइन मिल जाए, चैनल डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये क्यों बोल रहा हूँ? ताकि ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए कि तुमको ये हर चीज़ पढ़ा होना जरूरी नहीं है कि नहीं हमारा पढ़ा नहीं, हम तो अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो नहीं करोगे तो फिर 33 नंबर ही आएंगे, ठीक है। जजेस वर असाइंड टू इंटरप्रेट लॉज रादर दैन डिपेंड ऑन द रूलर्स पर्सनल जजमेंट। ना ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो अब ओके ओनली 1:2 ओनली 2:2, तो ओनली 2:2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जजेस वर असाइंड टू इंटरप्रेट लॉज रादर दैन डिपेंड ऑन द रूलर्स पर्सनल जजमेंट। देखिए जो 1793 का जो चार्टर एक्ट है, इसको हम कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? कॉर्नवालिस कोड के नाम से। इसमें क्या बोला गया था कि जजेस जो हैं वो लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं, जजेस कैन इंटरप्रेट द लॉज, उनको रूलर के पर्सनल जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप। और इसमें किया क्या गया था? रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू आई थिंक यहाँ लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको याद करने की पूरा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ बस उसको ध्यान रखिए। सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शंस, ठीक है, सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शंस, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि इन दोनों को अलग किया गया था और इसने कोडिफाई किया था जितने लॉज एंड रेगुलेशंस है उनको। अगला क्वेश्चन देखिए, द BSA, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, रिकॉग्नाइजेज द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज प्राइमरी एविडेंस। सेक्शन 62 states that electronic records are secondary unless accompanied by a printed certificate. BSA रिकॉग्नाइज करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, बिल्कुल सही, हमें पता है जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको हटा के भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, BSA जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आए। अब आगे क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे उस तो बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा माइक ले लो, किसको दिक्कत है भाई? चैनल क्यों डिलीट करने लग जाते हो सर? बस अब ना अलग ही स्वैग है। सेक्शन 62 हर बात है चैनल डिलीट करता हूँ मैं। सेक्शन 62 दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर सेकेंडरी। अब मैं कसम थोड़ी ना खाता हूँ, तो मेरे लिए इट इज़ लाइक कसम, ठीक है, मैं कसम नहीं खाता हूँ, सीधे चैनल डिलीट पे आ जाता हूँ, ठीक है। सेक्शन 62 स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर सेकेंडरी अनलेस अकम्पनीड बाई प्रिंटेड सर्टिफिकेट। नाउ दिस इज रॉन्ग, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ठीक है, वो अपने आप में एक प्राइमरी एविडेंस के तौर पे लिया जाता है ना कि सेकेंडरी। तो यहाँ पर असर्शन तो ट्रू होगा बट रीजन फॉल्स होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आर्टिकल 258A के तहत व्हाट पावर इज ग्रांटेड टू स्टेट्स, अनुच्छेद 258 ये का कर लेना यहाँ पर, ठीक है, का के तहत राज्यों को क्या शक्ति प्रदान की गई है? बताइए जरा क्या शक्ति प्रदान करी गई है, ठीक है। सुनील शेट्टी की याद क्यों आ रही मुझे यहाँ पे, क्यों? खैर, तो स्टेट्स नीड प्रेसिडेंशियल असेंट टू असाइन फंक्शन। देखो इसका सही आंसर होगा कि जो स्टेट का गवर्नर है, राज्यपाल है, वो केंद्र से पूछ के केंद्र को कुछ काम दे सकता है राज्य वाला। राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल केंद्र से पूछ के केंद्र के जो ऑफिसर हैं उनको काम दे सकता है राज्य वाला। यहाँ पे गवर्नर ना लिखे गवर्नमेंट लिख दिया है, तो हम इसी को टिक करेंगे क्योंकि इससे बेटर कोई हमें ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, इसलिए तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक। 7th अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था 258A को, ठीक है, 7th अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था कि भाई इस तरीके से गवर्नर यूनियन से पूछ के स्टेट का काम कुछ यूनियन को असाइन कर सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 9th। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। A candidate contesting for the post of President of India is required to make a security deposit of 15,000। देखो
सॉलिसिटर जनरल की जो अपॉइंटमेंट है वो करी जाती है जो अपॉइंटमेंट कमिटी एक होती है, ठीक है, अपॉइंटमेंट कमिटी होती है एक, ठीक है, ऑफ कैबिनेट, जिसके चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री। समझ आई बात? सॉलिसिटर जनरल की अपॉइंटमेंट एक कमिटी करती है, समिति होती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। ये होता कौन है? ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, सेकंड हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है कंट्री का। एक अटॉर्नी जनरल होता है जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है देश का, सर्वोच्च विधि अधिकारी है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री का। और सॉलिसिटर जनरल इनको असिस्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है सॉलिसिटर जनरल को, जो कि सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा। अपॉइंटमेंट कमिटी करती है कैबिनेट की। इनके अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 76 है, जिनमें 4 क्लॉज हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक। पहले वाले में क्या है? पहला वाला अपॉइंटमेंट की बात करता है, नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। दूसरा, इसकी ड्यूटी क्या है? लीगल एडवाइस देना। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में, तो इसलिए हाईएस्ट लीगल ऑफिसर बोलते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोलते हैं कंट्री का। ये क्या है? राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स, ही हैज राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जहां भी जाए वहां पर इसको कोई रोक टोक नहीं है। और चौथा क्या है कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही ऑफिस में रहता, फिक्स टेन्योर नहीं होता इसका। करंट में कौन है जरा बताइए? सॉलिसिटर जनरल का कोई आर्टिकल नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। करंट में सॉलिसिटर जनरल कौन है ये बताइए? करंट में ये तो है आपके आर वेंकट रमणी, और पहले कौन थे अटॉर्नी जनरल ये भी बता दो। और अभी करंट में ये है तुषार मेहता। अटॉर्नी जनरल की अगर बात करेंगे तो पहले वाले कौन थे? MC सेतलवाद थे, ठीक। इनको असिस्ट करने के लिए और होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इस जैसे अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर में, वैसे होता है स्टेट में एडवोकेट जनरल। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है उस राज्य का, उस स्टेट का। इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 165, अनुच्छेद नंबर 165। प्रेसिडेंट को 15,000 की डिपॉजिट देनी पड़ती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। ओनली स्टेटमेंट 2, प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, 15,000 की डिपॉजिट देनी पड़ती है, जमानत नहीं तो जब्त हो जाएगी अगर कोटा सिक्योर नहीं किया तो। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करेंगे तो अगर ये इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, ठीक है, प्रपोजर्स, एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडरर्स, ये रहने चाहिए। प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज भी पढ़ा दिया जाए क्या यहाँ पर? चलो अभी रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है ना। Consider the following statement. The GST Council makes binding recommendations on GST rates. GST परिषद GST दरों पर बाध्यकारी सिफारिशें करती है। बिल्कुल गलत बात है, मैंने अभी बताया था। जहां बाइंडिंग दिखे थोड़ा सा एकदम सतर्क हो जाओ, ठीक है। और चाहे इंटरस्टेट काउंसिल हो चाहे GST काउंसिल हो, बाइंडिंग रिकमेंडेशंस नहीं होते हैं इनके। आर्टिकल 246A अलाउ स्टेट्स टू लेजिस्लेट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आर्टिकल नंबर जो 246A है वो अलाउ करता है स्टेट्स को इंट्रा का मतलब है विद इन दैट स्टेट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रुको एक सेकंड, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था 246A पीछे कि GST रेट रिकमेंड करती है GST काउंसिल, लेकिन साइमल्टेनियस लेजिस्लेशन किए जा सकते हैं बाई पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये सब बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, बस देख लो, रटने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, ओके। विच सेक्शन ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि CRPC को रिप्लेस करके आया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, मेड वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस। तो वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, सेक्शन 50 बात करता है पर्सन टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, किस ग्राउंड पे। अच्छा, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है, जो कि वो आर्टिकल का नाम बताना कमेंट्स में। सेक्शन 62 फॉर्म एंड सर्विस ऑफ समन्स, ये समन के बारे में लिखा है 62 में, ठीक है, किस तरीके से समन किया जाएगा। देन सेक्शन 105 वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर की बात करता है। और 176 इंक्वायरी इन केस ऑफ डेथ एंड डिसअपीयरेंस, ये इंक्वायरी करेगा कौन? मजिस्ट्रेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आर्टिकल नंबर 22 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो बात करता है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताया जाने चाहिए जिसको अरेस्ट किया गया है। टैक्सेज ऑन इंटर स्टेट ट्रेड, अब इंट्रा का मतलब होता है विद इन दैट स्टेट, इंटर का मतलब होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, आर रिस्ट्रिक्टेड बाई आर्टिकल डैश अनलेस पार्लियामेंट अदरवाइज प्रोवाइड्स, यानी कि कौन सा आर्टिकल है जो ये काइंड ऑफ इंटर जो स्टेट है उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, अनलेस प्रोवाइडेड बाई पार्लियामेंट। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन टैक्स ऑन इंटर स्टेट ट्रेड ये आर्टिकल 286 में आता है, ठीक है। तो आंसर 286 हो जाएगा इसका। इंटर स्टेट ट्रेड टैक्स कलेक्टेड बाई यूनियन, ठीक है, ये 269 में आएगा। प्रोफेशनल टैक्स
276 और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब ब्रिटिशर्स थे तो उनके नाम की प्रॉपर्टी थी सारी चीज़, और वो किस तरीके से यूनियन और स्टेट्स को ट्रांसफर होगी वो आर्टिकल नंबर 294 बताता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 286। ओके, 13th पे आइए। बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर कैन एडवाइज डिसोल्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिव लोकसभा, यानी कि वो कर सकते हैं कि हाउस को, नहीं लोअर हाउस, अब लोअर हाउस आपको पता है सेंटर में होता है लोकसभा और स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनको डिसॉल्व करने को लेकर ये क्या दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ओनली द पीएम कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पहली चीज़ तो हम पहले स्टेटमेंट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, लाइक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर। हमें पता है आर्टिकल नंबर 74 में क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, जो कि उस एडवाइस पे काम करेगा। और वो एडवाइस बाइंडिंग कर दी थी 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 का, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसने। देन 44th अमेंडमेंट आया 1978 में, उसने बोला नहीं नहीं ऐसे बाइंडिंग कैसे हो सकता है, एक बार प्रेसिडेंट इसको लौटा सकता है और दोबारा अगर एडवाइस आई, रिकन्सिडर्ड जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट पे फिर बाइंडिंग हो जाएगी, वो फिर प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। यानी कि इसने प्रेसिडेंट पे जो एडवाइस है उसको बाइंडिंग कर दिया था, बाद में इसने बोला था कि एक बार लौटाया जा सकता है। लेकिन ऐसच अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि सिमिलर तरीके का आर्टिकल अगर तुम्हें पार्ट 6 में जाना है, यानी कि इसी तरीके का आर्टिकल मतलब देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, तो वो किस आर्टिकल में आपको मिलेगा, 89 ऐड कर देना। इसमें 89 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 163। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वहां पे एडवाइस ऐसी एडवाइस गवर्नर के लिए बाइंडिंग नहीं है। जैसे 42nd अमेंडमेंट ने बाइंडिंग बना दिया था प्रेसिडेंट के लिए, ऐसा गवर्नर के लिए बाइंडिंग नहीं बनाया था, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही होगा, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट मेरे हिसाब से गलत होगा, लेकिन एसएससी ने इसको सही माना था। अब मुझे ये नहीं पता कि किसी ने इस पर चैलेंज किया था फिर एसएससी ने क्या किया, लेकिन इसने इनिशियली जो आई थी उस पर इसको सही माना था। बट मेरे हिसाब से पीएम नहीं होता है वो, ठीक है। इट इज़ द गवर्नर जो कि एडवाइस करता है कि प्रेसिडेंट रूल लगाना है राष्ट्रपति शासन या नहीं लगाना है। प्रेसिडेंट रूल की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल आपको पता है 356 ही होता है। पहली बार कहाँ पे लगाया गया था और मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ पे लगाया गया है, बताइए जल्दी से। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन एसएससी ने ऑप्शन सी माना था, बोथ 1 और 2। लेकिन पीएम एडवाइज नहीं करता भाई, गवर्नर को रिकमेंड करता है कि भाई यहाँ पर हमारे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दो। प्रेसिडेंट रूल लगाया क्यों जाता है, क्यों भाई, प्रेसिडेंट रूल किस किस केस में लगाया जा सकता है, तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है जब ढंग से प्रोसीजर फॉलो ना किया जा रहा हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे 355 है, ठीक है, तो आर्टिकल 355 के तहत सेंटर को ये ड्यूटी मिली हुई है, सेंटर को क्या ड्यूटी मिली हुई है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करके रखना है। स्टेट इज़ लाइक तुम्हारा छोटा भाई, लाइक जैसे नहीं मम्मी पापा बोल देते हैं, तो मम्मी पापा यहाँ पर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, वो बड़ा भाई हो गया सेंटर, उसको बोल दिया कि अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करके रखना है, इसको देखना, ठीक है। तो प्रोटेक्ट, अब छोटा भाई बड़ा भाई क्या करता है, प्रोटेक्शन के नाम पे उस पर और ये लेके आओ वो लेके आओ ये सब करता है ना, फिर बगावत करता है। खैर, तो प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया है कि जो अगर कुछ भी इस तरीके से फॉरेन वो अटैक या सब इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। तो उसी ड्यूटी को निभाते हुए सेंटर बोलता है कि हमने यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। वैसे एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि भाई अगर स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, यहाँ पे आर्टिकल 356 में ग्राउंड लिखा हुआ है कि स्टेट की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, मशीनरी का अगर ब्रेक डाउन हो गया, उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। सिमिलर आर्टिकल नंबर 365 की बात करें तो यहाँ पर भी एक ग्राउंड लिखा हुआ है, एंड दैट इज़ कि अगर स्टेट ने सेंटर के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो अगर नहीं किया, क्योंकि उसको ड्यूटी दी गई है 355 के तहत सेंटर को कि भाई तुमको करना है, अगर डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। सबसे पहली बार लगाया गया था पंजाब में, और सबसे ज़्यादा बार लगाया गया मणिपुर में, 11 बार। अभी कुछ ही टाइम पहले खुला है मणिपुर से, और वहाँ के नए सीएम बने, आपको पता होना चाहिए, योमनाम खेमचंद सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिव लोअर हाउसेज। सेंटर में लोकसभा होता है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो क्यों ना यहाँ पर हम ये चीज़ सीख लें कि प्रोरोगेशन कौन करता है, ठीक है, समन कौन करता है और डिसॉल्व कौन करता है। देखो समन का मतलब होता है हाउस को बुलाना, सत्र को बुलाना, तो सेंटर में कौन करेगा, प्रेसिडेंट, स्टेट में कौन करेगा, गवर्नर करेगा। तीन सत्र होते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और आपका
बजट सत्र, ठीक है, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। गर्मी वाला कोई सेशन नहीं होता, गर्मी में छुट्टी होती है इन लोगों की। तो मैक्सिमम 3 सेशन, और 2 सेशन के बीच का जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा, गैप को रेसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेसेस। वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि हर साल, सॉरी 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि हर साल 2 मिनिमम सेशंस तो कंडक्ट करवाने ही पड़ेंगे। तो समन प्रेसिडेंट करता है, उस सत्र को ख़त्म करना, प्रोरोग करना, वो भी प्रेसिडेंट ही करता है, सेंटर में स्टेट में गवर्नर करता है। और डिसॉल्व की अगर बात करेंगे तो डिसॉल्व भी कौन करता है? प्रेसिडेंट या गवर्नर। लेकिन ये प्रोरोगेशन और समन दोनों हाउस से होते हैं, लोकसभा भी राज्यसभा, लेकिन डिसॉल्व ओनली लोकसभा। डिसॉल्व की जब बात करते हैं तो सिर्फ लोकसभा ही हो सकता है, सेंटर में राज्यसभा नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमानेंट हाउस है, वो कभी इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि लाइक आर्टिकल नंबर 100 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 100 में, कि कोरम होनी चाहिए एक। अगर सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है तो 10% यानी मिनिमम 1/10 लोग सत्र में होने चाहिए, तभी उस सत्र की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर नहीं है तो ऐसे केस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो पीठासीन अधिकारी है, वो सत्र को क्या कर सकता है? एडजर्न कर सकता है। तो एडजर्न कौन कर रहा है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एडजर्न साइने डाई अगर पूछ लिया, एडजर्न साइने डाई प्रोरोगेशन से पहले किया जाता है, विदाउट नेमिंग अ डे फॉर द रीअसेंबली कि हम कब मिलेंगे, वो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करता है, ठीक है। अगला है BNSS इंश्योर्स एक्सेस टू FIR थ्रू विच पोर्टल, यानी कि FIR का आप एक्सेस ले सकते हैं कौन से पोर्टल के थ्रू? तो ये आपका पोर्टल है CCTNS। आर्टिकल 268 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरली डील्स विथ, तो ये किससे डील करता है प्राइमरली? सर्विस टैक्स लेविड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड बाय स्टेट्स, नो, ये तो आपका आर्टिकल नंबर 268A है, ठीक, जिसको कि 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इनकम टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट लेविड। भाई इनकम टैक्स आप भरते हो तो स्टेट को नहीं भरते हो, यूनियन को भरते हो, ठीक है। तो स्टेट नहीं लेवी करता है इसकी, तो बात ही गलत है ये, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटीज लेविड बाय यूनियन बट कलेक्टेड बाय स्टेट्स, यस, लेविड बाय यूनियन बट कलेक्टेड बाय स्टेट, ऑप्शन नंबर B यहाँ पर। एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल प्रोडक्ट, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो और ये अगर बात करेंगे लाइक इनकम टैक्स तो नहीं, लेकिन जिस, तो खैर छोड़ो उसको, मेन ये ध्यान रखो आर्टिकल में जो 268 है वो स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी क्या होता है? तो जैसे लीगल जो डॉक्यूमेंट होते हैं तो उन पे जो टैक्स लगता है उसको स्टाम्प ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो 268 आप देख सकते हैं। इसी तरीके से 269 थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, 269 है। इसमें ध्यान रखना, इट इज़ ये लिखा हुआ है कि टैक्स लेवीड, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिखी, आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा, एंड कलेक्टेड, लेवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन, लगाएगा भी यूनियन, ठीक है, कलेक्ट भी यूनियन करेगा, ठीक, बट दे किसको दिया जाएगा? स्टेट्स को, ठीक है। इसी तरीके से ये 268 है, ठीक है। तो ये 268 तो आप यहाँ पे समझ गए, जिसमें कि ड्यूटीज़ हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट लेवी करेगा, लेकिन कलेक्शन स्टेट ही करेगा और उसका अप्रोप्रिएशन भी स्टेट ही करेगा, ठीक है, क्लियर है। इनका ना फाइनेंशियल, एक सेकेंड में रिलेशनशिप आपको बता देता हूँ यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। देखो, सेंटर स्टेट रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो इनको हम 3 हेड में डिवाइड करते हैं। कितने हेड में? 3 हेड में डिवाइड करते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरा होता है फाइनेंशियल, ठीक। लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ये पार्ट नंबर 11 में कंटेंड है। जिसमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 245 से आर्टिकल नंबर 255 के बीच में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 256 से लेकर 263 के बीच में आता है। और फाइनेंशियल रिलेशंस की अगर बात करेंगे तो ये पार्ट नंबर 12 में आता है, आर्टिकल नंबर 268 से 293। तो यानी यहाँ पर फाइनेंशियल रिलेशंस ही पूछ रहा था। तो खैर यहाँ पे तो ऐसा एलिमिनेशन का मतलब था नहीं यहाँ पर स्कोप, क्योंकि आर्टिकल नहीं पूछा था, आर्टिकल में क्या लिखा हुआ ये पूछा था। लेकिन मान लो कि कभी इस तरीके का क्वेश्चन बन जाए फाइनेंशियल रिलेशन में, तो इन्हीं के बीच में कोई आर्टिकल होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पे बन जाए तो इन्हीं के बीच में आर्टिकल होगा, लेजिस्लेटिव बन जाए तो इन्हीं के बीच का ही आर्टिकल होगा। तो आर्टिकल की रेंज यहाँ पर हेल्पफुल हो जाती है याद करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल बेसिस फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इन इंडिया? स्पेशल कैटेगरी स्टेट बताइए। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 275, नो। पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, पहली बात तो तुम ये समझ लो। और आर्टिकल नंबर 275 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एक तरीके से एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, इट एम्पावर्स
पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, फाइनेंशियल एड in the form of grants to the states from the consolidated fund of India. consolidated fund of India से राज्यों को दिया जा सकता है ग्रांट। अब एक क्वेश्चन है पॉलिटी का, तुम बता दो ग्रांट किस में आता है, रेवेन्यू में कि कैपिटल में आता है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है ये बता दो, तो ये गलत हो जाएगा। इट इज़ डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेड बाय द ISC। मैंने तुम्हें हमेशा बताया कि जहाँ भी इस तरीके का लिखा है कि डिफाइंड है पूरी क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में, शक के घेरे में आ जाती हैं चीज़ें। इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन and was granted by the National Development Council. yes, National Development Council जो है ये पहले एग्जिस्ट किया करती थी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब प्लानिंग कमीशन था, जब 5 ईयर प्लान आते थे तब। अब इसका कोई वजूद ऐसा रहा नहीं जब से नीति आयोग आ गया है। इसका जो चेयरपर्सन होता था वो प्रधानमंत्री होता था। इसको 1952 अगस्त 1952 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान वगैरह जो बनते थे उनको मेनली इम्प्लीमेंटिंग बॉडी थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इट इज़ कन्फर्ड बाय द फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280। ये भी आपका गलत हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन दिया है आर्टिकल 280 में, नो डाउट, लेकिन जो पूछ रहा है वो गलत है। फाइनेंस कमीशन की अगर बात करेंगे तो इसमें कितने मेंबर होते हैं, 1+4, जिसमें एक चेयरमैन 4 अदर मेंबर होते हैं। जो चेयरपर्सन है वो पब्लिक अफेयर्स में उसको नॉलेज होनी चाहिए। इनके मेंबर्स की रीअपॉइंटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। पहले कौन थे, पहले थे KC नियोगी चेयरमैन फाइनेंस कमीशन के। 16th फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है। अगर उसकी बात करेंगे तो अरविंद, ठीक है, अरविंद अडिगा देख रहे हो, नहीं तुम देख रहे हो, कल मैंने बुक का लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला था, तो अरविंद अडिगा मेरे दिमाग में छाए हुए हैं अभी। अरविंद अडिगा की अच्छा बुक बता दो कौन कौन सी अरविंद अडिगा। तो लास्ट मैन इन टावर है, ठीक है, सिलेक्शन डे है, और एक टाइगर वाली कौन सी बुक मैंने बताई थी अरविंद अडिगा की। तो खैर ये होंगे आपके अरविंद पनगड़िया। ठीक है, यहाँ पर जगह है क्या, एक सेकंड, चलो यहीं लिख देता हूँ, अरविंद पनगड़िया। आपको नोट्स में वैसे तो मिल जाएगा, और बाकी आप जो खुद से बना रहे हो नोट कर लेना। ठीक है, थोड़ा तो आपको कॉपरेट करना होगा। अरविंद पनगड़िया, ठीक है, इसके क्या है और कब से कब तक ये इसका रहेगा, तो ध्यान रखना 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, ठीक है, और 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2031 तक इसके रिकमेंडेशंस चलते रहेंगे। और इसके रिकमेंडेशन वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले बजट वाली क्लास में, लेकिन हम कर लेंगे आगे। लाइक इफ वर्टिकल डेवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। वर्टिकल पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल तो उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो वर्टिकल में क्या है कि 41%, ठीक है, शेयर सेंट्रल टैक्स का रिकमेंड किया था स्टेट के लिए, यानी 41% स्टेट को जाना चाहिए, ऐसा रिकमेंड किया था 16th फाइनेंस कमीशन ने, 16वें वित्त आयोग ने, ध्यान रहेगा। ठीक है, 16th, पार्लियामेंट कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज विद अप्रूवल ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 312 मेंशन सिक्योरिटी सर्विसेज एज पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। और एक सेकेंड, इसी तरीके से 15th फाइनेंस कमीशन के NK सिंह थे चेयरमैन, और आपका जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसके जस्टिस YV रेड्डी थे। ठीक, क्लियर है। और मेंबर्स भी मैं लिख दूं क्या, चलो मेंबर्स भी, मतलब चेयरमैन तो अरविंद पनगड़िया हैं, वो तो आप समझ गए। ठीक है, एनी मैथ्यू जॉर्ज, अभी क्वेश्चन आया नहीं है इस पर, जबकि मैंने कई बार बोला है कि क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, लेकिन अभी तक तो क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। मनोज पांडा, ओके, मनोज पांडा जी हैं। सौम्या कांति घोष, ठीक है, सौम्या कांति घोष एंड श्री अन्य मैथ्यू जॉर्ज हो गए, मनोज पांडा हो गए, सौम्या कांति घोष हो गए, और एक रवि सरकार करके हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। सॉरी, रवि सरकार नहीं, रवि शंकर, जो कि परमानेंट नहीं है, ठीक है, पार्ट टाइम है। और सेक्रेटरी ध्यान रखना कौन है 16th फाइनेंस कमीशन का, ऋत्विक रंजम पांडे, RR पांडे, RRP। ठीक है, पार्लियामेंट कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस विद अप्रूवल ऑफ राज्यसभा। यस, अप्रूवल लेके राज्यसभा से। कैसी अप्रूवल, तो 2/3 में, ठीक है, 2/3 एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं, और उन्होंने बोल दिया, तो एक नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट किया जा सकता है। ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट किया जाता है आर्टिकल नंबर 312 के तहत। करंट में कितनी ऑल इंडिया सर्विस हैं, 3 हैं। कौन कौन सी, IAS, IPS, और तीसरी नहीं लिखी हुई है IFOS। ये इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं होती है, ठीक है, फॉरेन में जाना है, वो इंडिया की थोड़ी ना सर्विस है, फॉरेस्ट होती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, ये 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं। अगर कोई और नई क्रिएट करनी है तो वो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट ही कर सकता है, लेकिन राज्यसभा के बिना अप्रूवल के नहीं कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 312 में कहीं सिक्योरिटी सर्विसेज करके कुछ मेंशन नहीं है, तो आंसर ओनली 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ठीक, आर्टिकल 262 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू सेटअप ट्रिब्यूनल्स फॉर रिवर डिस्प्यूट्स। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एपलेट जुरिस्डिक्शन इन सच डिस्प्यूट्स। अनुच्छेद जो 262 है, संसद को नदी विवादों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। ऐसे विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
263 इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। 262 में ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है रिवर डिस्प्यूट की अगर बात करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 131 जो तुम्हें बता रहा था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ मैटर जैसे कि डिस्प्यूट होते हैं सेंटर स्टेट का या फिर मल्टीपल स्टेट का, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं ये लोग, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो एक तरीके से फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, क्योंकि उसके अलावा और कहीं आप जा भी नहीं सकते हो। लेकिन एक्सेप्शन क्या बताता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को ट्रीट नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, और रिवर डिस्प्यूट को। तो रिवर डिस्प्यूट के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनती है 262 के तहत, पार्लियामेंट बनाता है। सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से, सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट को पूरी तरीके से डिबार कर सकता है कि इस मैटर में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं कर सकता ये, और ये पावर इसको इस एक्ट से मिली हुई है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956 का जो है। तो आंसर यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओनली 1। क्यों ना हम सुप्रीम कोर्ट के बाकी भी कुछ आर्टिकल जैसे 132, 133, 134 भी रिकॉल कर लें। ये तीनों एपलेट जुरिस्डिक्शन से डील करते हैं। एपलेट का मतलब है जब आप अपील कर सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट से में आपको कुछ नहीं मिला ढंग से न्याय, तो आप अपील कर सकते हो इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, इन सिविल मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, सिविल मैटर में और क्रिमिनल मैटर में, तो ये आपका एपलेट जुरिस्डिक्शन आता है। 130 से हमने देख लिया जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। और एक और आर्टिकल लेते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का, एक एक करके बारी बारी करके देखते चलते हैं। आर्टिकल नंबर 142, ये क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से सुनना, किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, पूर्ण न्याय देने के लिए कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे लाइक जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो 1984 में क्या हुआ था, भोपाल से गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी वहाँ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई केंद्र सरकार को उसकी इन सबको इस तरीके से मुआवजा मिलेगा, जबकि उसका काम नहीं है कि वो मुआवजा देना या फिर या किसी ने वहाँ पर याचिका डाली हो, नहीं, वो अपने आप से ही सुओ मोटू, ठीक है, सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेके, ध्यान रखना, सुओ मोटू कॉग्निजेंस ले सकता है और क्या कर सकता है, कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है। कहीं पे भी कुछ भी आपको पता है होता रहता है, कोई बड़ी सी घटना हो गई, सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्टिवेट हो जाता है कि यहाँ पर इस तरीके से नहीं चल पाएगा और इस तरीके से, ठीक है। तो वो होता है आर्टिकल नंबर 142। Consider the following statement: Indian federalism is based towards the is biased towards the center. The constitution uses the word federal explicitly. बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें से थोड़ा सा हम इसमें डिटेल में चीज़ें जानेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली बात तो यह है कि फेडरल वर्ड, अब अगेन दूसरा स्टेटमेंट तुम ध्यान से पढ़ोगे, क्या बोल रहा है, संविधान में संघीय शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया। तुम्हें पता है कि ये स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है, डिफाइंड है, ये सारी चीज़ें गलत होती हैं जनरली, और ये भी गलत है। वैसे तो ये हम लोग पढ़ते भी हैं, ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है ये, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 1 है, अनुच्छेद नंबर 1 है, उसमें क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो जब अम्बेडकर जी से पूछा गया तो इस यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या, ये वहाँ की तरह क्या, यूनाइटेड स्टेट्स की तरह, तो उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पर जो है फेडरल पॉलिटी है। फेडरल पॉलिटी का मतलब ये, फेडरल का मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो पहला, ये किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि ये जो यूनियन बना है, इंडियन यूनियन बना है, ये किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं हुआ है, ठीक है। ये इसलिए स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, स्टेट्स डू नॉट हैव राइट, उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो यूनियन से बाहर निकल जाएं, सिसीड फ्रॉम यूनियन, ठीक है। तो ये किसी ये फेडरेशन बना है, ये किसी एग्रीमेंट की वजह से नहीं बना है, तो स्टेट्स बाहर नहीं निकल सकते हैं इससे, ठीक है। ये अम्बेडकर जी का कहना था, ओके। अब फेडरलिज्म पहला स्टेटमेंट है कि वो सेंटर की तरफ बाइस्ड है, सही है क्या, देखो ध्यान से समझना, जिनको आता है उनको लिए तो ठीक है, रिवीजन होगा, जिनको नहीं आता तो ध्यान समझना। फेडरेशन का मतलब ये होता है, देखो इंडिया में 3 स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, यूनियन है, स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट है, ठीक, यूनियन, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और जो हमारी स्थानीय सरकारें होती हैं, पंचायत और नगर पालिका, गाँव में पंचायत और राज्य में, सॉरी शहरों में नगर पालिका, म्यूनिसपैलिटी, ठीक है। तो वहाँ पर म्यूनिसपैलिटी, ये सब लोकल गवर्नमेंट को हटा के हम यूनियन सेंटर का कंसिडर करते हैं। तो इनके बीच में पावर का जो डिवीजन है उसको हम बोलते हैं फेडरेशन। इनके बीच के जो शक्तियों का विभाजन है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फेडरेशन। अब है क्या कि भारत में पावर तो है स्टेट को, लेकिन यूनियन के पास ज़्यादा पावर है, वही पहला स्टेटमेंट बता रहा है, वही आपका पहला स्टेटमेंट बता रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से बनता है कि कौन कौन सी ऐसी फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर हैं। देखो ध्यान से, ये जो पहली बात तो जो हमने फीचर है ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है।
कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति बाई सेंटर, राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है केंद्र वो, ठीक। रेजिडुअरी पावर वेस्ट विद सेंटर, रेजिडुअरी पावर जो ऐसी पावर जो ऐसी सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जो कि ना यूनियन ना स्टेट ना कंकरेंट लिस्ट कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। रेजिडुअरी पावर वेस्ट विद सेंटर, सेंटर लॉ बना सकता है रेजिडुअरी लिस्ट का जो सब्जेक्ट है जो किसी लिस्ट में मेंशन नहीं है। एंड तीसरा ये है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि फेडरेशन है भारत में, राज्यों को पावर है लेकिन यूनियन को ज़्यादा पावर दी गई है। सी से सेंटर, सी से सेंटर, सी से सेंटर, दिख रहा है तुमको, और सी से कनाडा, ठीक। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि कौन सा फेडरल फीचर होता है, ठीक है, कौन सा फेडरल फीचर होता है कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन सा यूनिटरी फीचर होता है। यूनिटरी फीचर का मतलब ये है कि वो फीचर जो सेंटर को ज़्यादा पावर देता है, फेडरल फीचर वो जो स्टेट को भी पावर देता है। समझ आई बात? क्योंकि इंडिया में सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है तो इसीलिए काफ़ी लोगों ने कमेंट्री करी थी, जैसे कि क्वाजाई फेडरल बोला था, आधा अधूरा फेडरल बोला था। इसको किसने बोला था जरा बताइए? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि ये फेडरलिज्म कॉपरेशन से चलता है, ये किसने बोला था? बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये किसने बोला था? तो क्वाजाई फेडरल बोला गया था केसी वियरे द्वारा, केसी वियरे द्वारा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला गया था ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन। बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला था मॉरिस जॉन्स। और आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला था ये बताओ जल्दी से? आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला था? यही फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। मैं लिख देता हूं यहां पर इन शॉर्ट, सेंट्रलाइजिंग, पूरा नोट में लिखेंगे इसको, टेंडेंसी, फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। फेडरल फीचर क्या बताया तुमको? जो स्टेट को भी पावर देता है, यूनिटरी जो सेंटर को पावर देता है। तो जैसे कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, कहाँ रखूँ इसको रिटर्न को? जल्दी जल्दी बताओ, फेडरल में कि यूनिटरी में? रिटर्न, देश का संविधान लिखित है, ये आपका इसमें आएगा। क्यों लिखित है? तो जल्दी से संशोधन नहीं किया जा सकता है और इसीलिए राज्यों से पावर को नहीं छीना जा सकता है, ठीक। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, बड़ी आसानी से अमेंड हो सकता है। ये कैसा फीचर आएगा? ये इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि अमेंड कौन करता है? कौन करता है अमेंड? पार्लियामेंट करता है। तो फ्लेक्सिबल यानी आराम से अमेंड हो सकता है, तो पार्लियामेंट जब चाहे स्टेट से पावर छीन सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो रिजिड भी हैं, तो इसमें आ जाएंगे। हमारे देश में सिर्फ एक ही संविधान है, वो किस में आएगा? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि अगर सिंगल ना होता तो डबल होता, डबल मतलब स्टेट का भी होता, तो फिर वो उनको स्टेट को भी पावर मिलती, लेकिन उनको तो पावर मिली नहीं, ठीक है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये हमने यूएस से लिया है। और ये कहाँ पर रखूँगा मैं? यहाँ पर रखूँगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ऑल इंडिया सर्विस को कहाँ रखूँ मैं? ऑल इंडिया सर्विस को। तो ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, रिक्रूटमेंट वगैरह सब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन अपॉइंटमेंट उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह कहाँ होती है? कहाँ पर वो काम करते हैं? स्टेट में, राज्य में। तो राज्य में काम कर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति कौन कर रहा है? केंद्र कर रहा है। तो ऑल इंडिया सर्विस भी आपकी IAS IPS वगैरह ये सब यूनिटरी फीचर में आएंगे। दो ही सदनी विधानमंडल, यानी लोकसभा राज्यसभा नहीं, ठीक है, एक दो हाउसेज हैं। बाई कैमरलिज्म, ये किस में आएगा? इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है केंद्र में, तो भाई वो तो फेडरल फीचर में आना चाहिए, ठीक है। बाई कैमरलिज्म हो गया या फिर डुअल गवर्नमेंट हो गया, ये सब इसमें आएंगे आपके, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गई आपकी, वो सब आपका इसी में ही आएंगे, ठीक है। ऑलरेडी, बट इंटीग्रेटेड जुडिशरी वो यहाँ आएगा, इंटीग्रेटेड जो जुडिशरी है वो आपका यहाँ पे आएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन करिए। अंडर द BNSS द पीरियड फॉर डिफॉल्ट बेल इन माइनर ऑफेंसेस इज कैप्ड एट, ठीक है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मामूली अपराधों में डिफ़ॉल्ट जमानत की अवधि कितनी की गई है? डिफ़ॉल्ट बेल तो ये है आपका लगभग 60 दिन का। अगर हीनियस क्राइम है, बहुत भयंकर क्राइम है जिसमें 10 साल से ज़्यादा जेल हो सकती है, वहाँ पर 90 दिन का है, और जहाँ 10 साल से कम की जेल का है तो वहाँ 60 दिन का होता है, ठीक है। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है BNSS, उसने CRPC 1973 को रिप्लेस किया है। इसमें टोटल 531 सेक्शन है, 37 चैप्टर हैं, और 1 जुलाई 2024 को ये एनफोर्स हुआ, लागू हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन विच 2 डिस्टिंक्ट एरियाज। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कहाँ पर चेंजेस किए थे? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन को करिए जरा। अच्छा सुमित जी, हैप्पी बर्थडे।
तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये लाया क्यों गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स थे उनको रेगुलेट करना था। क्यों? क्योंकि इतना भयंकर करप्शन कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे। जब ब्रिटेन पहुंचते थे तो भाई साहब इतनी इनॉर्मस वेल्थ लेके जाते थे कि भाई वहाँ की सरकार बोली भाई क्या चल रहा है वहाँ पे, दबा के लुटाई मचा रखे हो। तो मतलब ये ना मुर्गी लाइक काइंड ऑफ इंडिया, कि भाई उसको लगता है काट के पूरे अंडे ले लेंगे और मतलब मुर्गी को काट के पूरा, ठीक है। तो वैसा टाइप रखना नहीं है, तो इनके अफेयर्स को रेगुलेट करना पड़ेगा, इन पे थोड़ा सा नकेल कसनी पड़ेगी, इनके पॉलिटिकल अफेयर्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो इसीलिए वहाँ की जो संसद है, पार्लियामेंट, उसने पास किया एक एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सो दैट की कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन एट होम एंड टेरिटोरियल कंट्रोल इन इंडिया, किस तरीके से उसका टेरिटोरियल कंट्रोल को वो किया जाए, उसके लिए आया गया था। इसने और क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करने का एक प्रोविजन आया था कैलकाटा में, और उसके पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस उसके कौन बने थे? तो एलिजा एमपी। बट ध्यान ये रखना है कि पहले वैसे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के थे कौन? हीरा लाल जयकिशन दास कनिया, HJ कनिया। तो कमेंट में बताओ कि पहली टू बी सुप्रीम कोर्ट की महिला चीफ जस्टिस कौन है? बनने वाली हैं वो, उनका नाम बी से शुरू होता है, जरा बताओ। और इसने क्या किया था? गवर्नर जनरल ऑफ, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, गवर्नर ऑफ बंगाल को, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये पहला कौन बना था? ये पहला बना था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। BV नागराथन, बिल्कुल सही है सभी का, BV नागराथन जी जो हैं। और 11 बज चुके हैं, देख रहे हो? हाँ बिल्कुल सही बात, 11:11। फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, चीफ जस्टिस अभी तक कोई महिला नहीं बना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन एज अ लिमिटेशन टू द राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच केस? 18 सितंबर को क्वेश्चन पूछा गया है, दोपहर के 12:30 बजे एकदम, ठीक है। केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली सरकार, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। देखो भैया, तो पहली बात तो ये है कि केशवानंदा भारती के जो 1973 में हुआ था, जिसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकल के आया था। मतलब कि देखो कुछ इस तरीके से चीज़ें चली थी, मैं आपको बताता हूँ। गोलकनाथ केस हुआ था, ध्यान सुनना, ध्यान से एकदम, ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 1967 में केस हुआ गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। भाई पार्लियामेंट का पारा 7वें आसमान पे, उसने बोला अच्छा हमसे 24th अमेंडमेंट कर मारा उसने 1971 में, 1971 में, और बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, कर सकती है, ये डी होगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। और क्योंकि हम कर सकते हैं तो लाओ लगे हाथ कर ही देते हैं फिर। ये भी 1971 में हुआ। अच्छा 26th अमेंडमेंट वो भी 1971 में हुआ, तो उसमें क्या हुआ था, क्या चीज़ को एबॉलिश किया गया था? तो 1971 में इन्होंने क्या किया, आर्टिकल नंबर 31C जोड़ दिया, और इसमें दो चीज़ें जोड़ी। एक कि आर्टिकल नंबर जो 39B और C है, उसके प्रोविजंस को जब हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉलेशन ऑफ व्हाट, ऑफ, इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरा मैं सोच रहा हूँ कि पूरी थ्योरी लिखने बैठूंगा मैं यहाँ पर। 14, 19 और 31 इन ग्राउंडमेंट्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ऑलराइट, मतलब ये इससे ऊपर रहेंगे। और एक तरीके से एक इसमें ये बोला था कि आर्टिकल नंबर 39B और C ये इसके ऊपर रहेंगे, मतलब आर्टिकल 14, 19, 31 इनको सुपीरियरिटी है। और कोर्ट इसमें इंक्वायर नहीं कर सकते हैं, कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर, देख रहे हैं, कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर, वो इंक्वायर नहीं कर सकते हैं। फिर हुआ क्या, 1971 चल रहा है अभी, 1973 में केशवानंदा भारती केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट, ठीक है, मानते हैं तुम्हारी बात, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर को मतलब बेसिक स्ट्रक्चर कहीं संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, पहली बात, केशवानंदा भारती केस में निकल के आया है, मतलब इसका जन्म हुआ है, फिर धीरे धीरे और परिपक्व होता गया है और इलाबोरेट होता गया है ये, ठीक है। और इसी में एक चीज़ है, इसी में एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो तुम बोल रहे हो ना कि ये कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू जो तुम छीन रहे हो, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए वो तुम छीन नहीं सकते हो। तो बेसिक ये आर्टिकल 31C का दूसरे क्लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया।
तो पार्लियामेंट बोला अच्छा हमसे, ठीक है। तो उसके बाद फिर पार्लियामेंट ने किया 42nd अमेंडमेंट 1976 में, और उसने पता है क्या पावर दे दी खुद को, लिखूंगा नहीं, सुन लो, लिखना भी नहीं तुमको। इसने पार्लियामेंट ने खुद को पावर दे दी कि अब आर्टिकल 39B(C) नहीं, हम किसी भी आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे और उसको चैलेंज नहीं किया सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में सुनो इधर, बार बार तुम कर रहे हो ना हमसे हमसे, ये एक झापड़ पड़ेगा, अभी सारी चर्बी शांत निकल आएगी, सारी गर्मी शांत हो जाएगी। तो मिनर्वा मिल केस जो कि कब हुआ था जरा बताओ। तो मिनर्वा मिल केस में उसने बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है, इज फाउंड ऑन दी बेड रॉक ऑफ बैलेंस, ठीक है, बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, दोनों बैलेंस में है। तो तू समझा नहीं, तू समझा नहीं अभी, ठीक है। 26th अमेंडमेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर प्रिवी पर्स को एबॉलिश किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। प्रिवी पर्स वो एक तरीके का पेंशन टाइप मिलता था प्रिंसली स्टेट के राजा रजवाड़ों को, तो वो खत्म कर दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा 1971, ठीक। तो समझ आया पूरा ये। अब आ जाओ ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आर्टिकल नंबर 14 हमें पता है, ठीक है, आर्टिकल 14 हमें पता है कि दो चीज़ें बोलता है। यहाँ पर जगह है क्या कहीं पे, यहाँ पे लिख दूँ मैं पीछे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आर्टिकल जो 14 है वो दो चीज़ें बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसका मतलब है कोई कानून से ऊपर नहीं है, ठीक। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस ये एक यूएस का कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ये, विच मीन्स सिमिलर ट्रीटमेंट इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। जैसे कि मान लो कोई, मैं जाके एक्सीडेंट कर दूं, अंबानी जाके एक्सीडेंट कर दे, तो हमारे लिए कानून सेम नहीं हो सकता। क्यों, कहाँ अंबानी और कहाँ मैं, ठीक है। अब मान लो कि हम दोनों पे 5,000 का चालान लगा, 10,000 का चालान लगाया जाए, भाई मेरी तो ऐसी तैसी हो जाएगी 10,000 देने में, ठीक है। अंबानी के लिए कुछ नहीं है 10,000, तो हम दोनों सिमिलर सिचुएटेड नहीं है, हम सिमिलर ट्रीटमेंट हमको नहीं मिल सकता है। तो ये है आपका कि भाई सिमिलर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सिमिलर सर्कमस्टांसेस वालों को, ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो ध्यान ये रखना, ये जो मैंने अब लिखा ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यही है रीजनल क्लासिफिकेशन की, रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इक्वालिटी के नाम पे अंबानी बोलेगा नहीं नहीं ये तो इक्वालिटी है, परमार को भी परमार को तो 10,000 का चालान पड़ रहा है, मेरे पे क्यों 1,00,000 का पड़ रहा है। तो भाई परमार सुप्रीम कोर्ट बोलेगा परमार गरीब है, उसने गरीबी देखी है, तुमने नहीं देखी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा स्टेट ऑफ बंगाल। अब मेनका गांधी केस की अगर बात करेंगे 1978 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ निकल के आया था आर्टिकल नंबर 21 में, इसका भी थोड़ा समझ लो। पहले केस हो चुके थे जैसे कि A.K. गोपालन केस 1951 में, ठीक है, A.K. गोपालन केस। देन आपका एक ADM जबलपुर केस हुआ था 1978 में, ADM जबलपुर केस। तो इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था देखो भैया, जब तक क्योंकि आर्टिकल 21 में लिखा था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, मतलब कि जब तक कि, एकदम से मुझे वो लाइन याद नहीं आ रही है, ठीक है, कि जब तक कि प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, यानी कि हाँ कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ। तो तब चल रहा था क्या, अभी तक चल रहा था क्या, 1978 से पहले, ठीक है। ये एक्चुअल में 1978 से पहले का, एक्चुअल में ADM जबलपुर 1976 का है, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से संबंधित है ADM जबलपुर का केस। ADM जबलपुर केस को ध्यान रखना, वो जो एक अपनी रिट है, कौन सी, हेबियस कॉर्पस, ठीक है, हेबियस कॉर्पस की रिट से एसोसिएटेड है ये ADM जबलपुर का केस। खैर, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ का कॉन्सेप्ट अभी तक चला करता था। ये कहाँ से लिए थे जरा कमेंट में बताइए, ठीक है, कि अगर संविधान मतलब लॉ का प्रोसीजर फॉलो किया तो लाइफ और लिबर्टी को वो किया जा सकता है, छीना जा सकता है साउथ अफ्रीका जापान से, ओके, वो छीना जा सकता है। पहली बार मेनका गांधी में केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं नहीं, जो यूएस का कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि वो लॉ जस्ट एंड, ठीक है, जस्ट एंड रीजनेबल है, ये भी चेक करेंगे अब से हम, ठीक है, कि वो कानून भी प्रोसीजर तो ठीक है फॉलो किया, लेकिन ठीक है भी कि नहीं, ऐसा तो नहीं एकदम आर्बिट्री टाइप लॉ बना दी हो तुम। तो वो 1978 का केस है ये, ठीक है। 22 द प्रैक्टिस इन द पार्लियामेंट वेयर द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर पुट टू वोट आफ्टर द पैसेज ऑफ द टाइम लिमिट फॉर डिस्कशन इज कॉल्ड एज गिलोटिन। मतलब कि
वोटिंग में डाल दो, अब डिस्कस कहाँ हो पाएगा, अब जाना है, ठीक है, शादी वादी है घर में, कौन डिस्कस करेगा, डालो वोट में इसको, इसी को बोलते हैं गिलोटीन। कट मोशन क्या होता है, तो जब बजट पास होता है तो बजट पास होने की कुछ स्टेजेस होती हैं, प्रेजेंट होता है, देन डिस्कशन होता है, देन स्क्रूटनी होती है, फिर वोटिंग होती है डिमांड और ग्रांट पे। जब वोटिंग हो रही होती है ना, हाँ, तभी कट मोशन पास किए जाते हैं। कट मोशन क्या है, कट मोशन होता है लाइक 3 तरीके कट मोशंस होते हैं। एक तो होता है पॉलिसी कट, एक होता है इकोनॉमी कट, और एक होता है टोकन कट। पॉलिसी कट होता है अमाउंट, ठीक है, रिड्यूस द अमाउंट ₹2 1 रुपये, ठीक। यहाँ पर होता है रिड्यूस्ड बाई अ स्पेसिफिक अमाउंट, लमसम अमाउंट होता है उससे रिड्यूस कर दो, ₹1 में नहीं। और टोकन कट होता है रिड्यूस्ड बाई ₹100, रिड्यूस ₹2 1 रुपये। जैसे सरकार ने पैसा मांगा किसी मिनिस्ट्री ने कि हमको ना वो 50,000 करोड़ चाहिए, कट मोशन पास के, ये लो ₹1 लो, हैं ₹1 लो, हाँ, इसको माथे में लगाओ और पीछे से मारो ऐसे ऐसे करके। ये बोलेगी कौन, विपक्ष की सरकार। क्यों, क्योंकि तुम्हारी बहुमत नहीं ना, नहीं तो तुम पास करवा लेते, वोटिंग आराम से हो गई होती। अब मारो चपका के माथे में पीछे से, ₹1 मिलेगा। इकोनॉमी कट, स्पेसिफिक अमाउंट 50,000 करोड़ चाहिए, 3 हम दे पाएंगे वही 40,000 करोड़। क्यों, क्योंकि भाई मेरे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 266 से पैसा निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल का पास करना जरूरी है। बिना पार्लियामेंट से पूछे आप इसे ₹1 नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो सरकार को पैसा चाहिए तो परमिशन लेनी होती भाई, वो पास करवाना होता है, अप्रोप्रिएशन प्रेजेंट करना होता है, डिस्कशन होगी, स्क्रूटनी होगी, वोटिंग होगी, देन अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा। अप्रोप्रिएशन विनियोग जो विधेयक बोलते हैं आर्टिकल 114 में आता है, ठीक है। और आपका देन आता है फाइनेंस बिल, ठीक है, देन ये फाइनेंस बिल को पास किया जाएगा, ठीक है। तो कट मोशन जनरली तब होता है, जनरली होता नहीं है कट मोशन, अगर सरकार मतलब पास हो गया, इसका मतलब ये हो गया सरकार के पास बहुमत नहीं है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, इट इज़ रेज्ड व्हेन हाउस और रूल्स और प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड, यानी कि जो प्रोसीजर है सारी चीज़ों को करने का सदन में, अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर कोई भी रेज कर सकता है, और कोई डिस्कशन अलाउड नहीं होता है। जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज होता है तो नो डिस्कशन इज अलाउड। इज इट क्लियर और नॉट, ओके। मोशन की बात कर लें, 2 मोशन की बात कर लें, चलो कर लेते हैं। एक तो सेंसर मोशन और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन। सेंसर मोशन एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है। इसको हमेशा ग्रुप के खिलाफ ही लाया जा सकता है, इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है। इसको लाने के लिए 50 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, 50 सदस्यों की सहमति। इसमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसमें कारण बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने मेंबर से नहीं पूछा है। इसमें अगर ये पास हो गया तो सरकार को रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता है रेजिग्नेशन, ये ध्यान रखना है। अगर ये पास हो गया तो ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर मैंडेटरी है, रेजिग्नेशन करना ही पड़ेगा अगर सही है। इसका मतलब ये कि सरकार के पास बहुमत नहीं है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो। फिल इन द ब्लैंक। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 जो है, ये एम्पावर्ड द एग्जीक्यूटिव टू, तो एग्जीक्यूटिव को क्या एम्पावर कर दिया था बताइए जरा। हिंदी लैंग्वेज में भी टाइप, अच्छा ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत रक्षा अधिनियम 1915 ने कार्यपालिका को क्या करने का अधिकार दिया, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो गदर पार्टी बनी थी 1913 में, 1914 में कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ, तो ये ऐसे गदर पार्टी जैसे कोई फॉरेन से आ रहा है उन सब को वापस तुरंत डिटेंशन करो, भेज दो उनको विदेश जहाँ से आए, और विदेश के नहीं तो उनको तुरंत डिटेंशन कर लो बिना किसी वारंट वारंट के, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 के बीच में ये लाया गया था जब हुआ था, ठीक है। इसने क्या किया था, अप्रूव्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध को मंजूरी दे दी थी। इसी का ही भाई आया था, बड़ा भाई, जिसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट एक्ट आप सुनते हो ना, रॉलेट एक्ट 1919 में जो एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट था, वो कुछ और नहीं, इसी का ही परमानेंट वो था रिप्लेसमेंट। ये तो वॉर टाइम का था, ये परमानेंट के लिए लाया गया था, ठीक है। अप्रूव्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात आ ही रही है तो यार चलो आर्टिकल नंबर 22 को समझ लेते हैं क्या, चलो समझ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 22 क्या बोलता है, अनुच्छेद 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आपको पता है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब डिटेंशन 2 तरीके का हो सकता है, एक प्यूनिटिव और दूसरा प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब है क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, प्रिवेंटिव का मतलब है कमिट क्राइम नहीं हुआ है अभी, चांसेस हैं होने के। तो प्यूनिटिव के केस में, फिर प्रिवेंटिव के केस में
आपको क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पर प्यूनिटिव की बात करते हैं, 24 घंटे के अंदर, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और अगर उसने फर्दर डिटेंशन के ऑर्डर नहीं दिए, रिलीज़ करो। उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना होगा आपको कि क्यों अरेस्ट किए हो, उसको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, और एक लीगल उसको प्रैक्टिशनर दोगे आप, यानी कि कोई वकील टाइप का, ताकि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सके, जैसे अजमल कसाब को दिया गया था कि नहीं दिया गया था। यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ वो ये है कि यहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन एक्सीड नहीं कर सकता है, अनलेस अगर एक हाई कोर्ट जजेस का एडवाइजरी बोर्ड अगर बैठे, वो अगर रिकमेंड करे, तभी हो सकता है, नहीं 3 महीने से बियॉन्ड नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। 24th, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज मेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। प्रत्यायोजित कानून प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बनाया जाता है, इसे न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। What is delegated legislation? See, there are 3 organs of government: legislature, which makes the laws; executive, which enforces or executes those laws in the ground level; and judiciary, जो वो चेक करती है कि वो लॉ सही है या नहीं है, और उस लॉ को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वो करती है। अब इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है। क्या है इंडिया में? सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब कि लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा, और जुडिशरी अपना काम करेगा, ठीक। लेकिन इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर है लेकिन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, जो यूएस में है। क्यों मैंने बोला? आर्टिकल 142 का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, जब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर देगा। ऑर्डर पास करने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का। वो काम कौन कर रहा है? जुडिशरी का। इसी को बोल देते हैं क्या? जुडिशियल ओवर रीच। जुडिशरी अपने जुरिस्डिक्शन से छोड़ के दूसरे के जुरिस्डिक्शन में घुस रही है, जुडिशियल ओवर रीच बोल देते हैं उसको। इसी तरीके से लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। अगर लॉ एग्जीक्यूटिव बनाने लगे, उसी को बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अगर पार्लियामेंट ऑथराइज कर दे गवर्नमेंट को कि तुम इन चीज़ों पे लॉ बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इट कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं हो जाती है, क्योंकि उसको एग्जीक्यूटिव को दे दिया गया है, तो उस पर जुडिशरी रिव्यू ही नहीं कर सकती है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बस वो वाटर ट्रिब्यूनल वाला बस ध्यान रखना है, जो वाटर ट्रिब्यूनल वाला बताया था, कि वो एक केस है जहां पर सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट को डिबार किया जा सकता है पूरी तरीके से। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। तो अ कन्फेशन मेड टू पब्लिक ऑफिसर इज इनएडमिसिबल इन कोर्ट। सेक्शन 23 ऑफ BSA रिटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंटरीनेस इन कन्फेशन। तो एक कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को किया है आपने, वो इनएडमिसिबल है कोर्ट में। क्यों इनएडमिसिबल है कोर्ट में? क्योंकि पता चला पुलिस ऑफिसर ने तुम्हें बुला के कायदे सुताई करी, जैसे कि आपने देखा तमिलनाडु में तूतुकुटी डिस्ट्रिक्ट में 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा हुई। कितना मारा, इतना मारा कि उनकी मृत्यु हो गई। तो तुमको नहीं लगता पुलिस ऑफिसर पीट पीट के तुमसे बयान तुम्हारा बदलवा सकते हैं कि ऐसा मारेंगे कि तुम, ठीक है, तो बयान बदल, तो इसलिए वो इनएडमिसिबल है कोर्ट में, ठीक है। सेक्शन 23 ऑफ BSA रिटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंटरीनेस, ठीक है, कि वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है। तो दोनों सही हैं, और रीज़न जो है, जो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर आपके ख़त्म। ऑलराइट, अब कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम लोग, ठीक है, विदा लेते हैं। तो पहले कुछ चीज़ें ध्यान सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके डाउट्स लूँगा आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्या? डिजिटल नोट्स की, ठीक है। तो डिजिटल नोट्स जैसे ही मिलेंगे, ठीक है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, कल से थोड़ा सा और प्रिपेयर्ड होके आइएगा। मतलब कि आज पहली क्लास थी, कल से मिनिमम 30 क्वेश्चंस तो होंगे ही। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो कवरेज है वो बढ़ने लगेगा। कवरेज बढ़ने लगेगा तो उतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ रहे हैं आप? मतलब कवरेज बढ़ने लगेगा तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम ज़्यादा कर पाएंगे। तो यानी कि हो सकता है कि कल 30-35 इस तरीके से वो क्वेश्चन बढ़ते ही रहेंगे। क्लासेस कितनी होंगी टोटल? 5 से 6 क्लासेज होंगी आपकी, ठीक है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात दिमाग से निकल गई, क्या थी तीसरी बात? सर इसके नोट्स कैसे बनाएं, क्या कैसे लिखें नोट्स में? इसके नोट्स में शुरू में मैंने आपको बोला है कि इसके नोट्स में जो चीज़ तुमको नहीं आती है वो लिखोगे, ठीक है। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो डिजिटल नोट्स का ऑप्शन मैंने रखा है, आप ऐप से जाके ले सकते हो। अभी नहीं मिलेगा, अभी मैंने इसीलिए रखवाया नहीं है। आप डिजिटल नोट्स पहले देख लो, तुम्हें जैसे लगे, इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपको डिजिटल ही मिलेंगे, तो देख लेना। अगर तुम्हें लगे कि हाँ ये सही मेरा टाइम बचा सकते हैं, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। ऑलराइट। सीजल में कितना टाइम है अभी वो किसी को नहीं पता, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं, ठीक है,
भूतिया सर ने भी जैसे कि बताया ही था आपको कि 60 से 70 दिन का आपको टाइम, 60 to 70 डेज़ का टाइम लग सकता है, ठीक है। और बाकी तो सबकी क्लासेस चली रही हैं। इंग्लिश की क्लास 3:30 बजे होगी, फिर पीएसपी सर इंग्लिश की क्लास 3:30 बजे वो करेंगे। बाकी मैथ्स और रीजनिंग की तो रिकॉर्डेड क्लास चली रही है। भूतिया सर ने 2 टॉपिक अलजेब्रा और सर्कल्स करवा दिया, और रीजनिंग में भी आपके 2 टॉपिक्स हो चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग और एक आपकी जो सीरीज़ वाला टॉपिक है। बैकग्राउंड प्लेन वाइट में रखिए। अब सबके यार ना कुछ तो दिक्कतें होती रहेंगी। बीएनएस का क्या करें, बीएनएस का क्या करें, क्या करते रहो अभी तक, ठीक है। बीएनएस का करते रहो अभी, फिर अलग से बता देंगे क्या करना है अगर कुछ अलग से करना होगा तो। 200 तो बेटा 200 लिखना था, 100 क्वेश्चन क्यों लिखा? 200 क्वेश्चन से तो होंगे ही सर, जी हाँ, इतने तो होंगे ही। यानी कल से और आप प्रिपेयर्ड होके आएंगे। आज के पहला लेक्चर था इसलिए मैंने ज़्यादा हैवी ना रखने का इसको सोचा, ओके। ठीक है। सर बस यही एक क्वेश्चन सही कर पाया और सिलेबस 2 बार कंप्लीट हो गया। अच्छा हिमांशु, अच्छा हाँ, तुम लोगों ने स्कोर तो बताया नहीं। 25 में आप लोग स्कोर बताइएगा, अभी नहीं, जब ये सेशन रिकॉर्डेड में जाएगा, ठीक है। फैटमैन सेकेंड एडिशन को लेके बहुत डाउट आ रहे हैं। फैटमैन का सेकेंड एडिशन कब आएगा? तो पूरी कोशिश है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपको दे दिया जाए। नो की चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही हैं, लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा वो करिए। फर्स्ट वीक ऑफ मई, मतलब मैं कोशिश करूँगा कि 1 मई को ही दे दिया जाए आपको, ठीक है। 1 मई को आपको पता है क्या है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा अपने बर्थडे वाले दिन ही आपको मैं गिफ्ट दे दूँ अपनी साइड से। तुम लोग तो दोगे नहीं कुछ, ठीक है। तो रिवीजन अरीना कब आएगा? भाई मेरे रिवीजन अरीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो 4.0 बैच में जो लोग हैं उनका रिवीजन अरीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बैच में। 4.0 वालों को फ्री पे मिलेगा क्या नोट्स? बिल्कुल फ्री में मिलेगा, लेकिन ठीक है आप कोशिश करें जो 4.0 में है, ठीक है, कि किस तरीके से इसको वो यूज़ करना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी पीडीएफ तो फ्री में टेलीग्राम पे वैसे भी अपलोड होगी, तो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि आपने क्वेश्चन एक करके देख लिया क्वेश्चन कि ये इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। इस तरीके से आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। फिर जो नहीं आ रहा है उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप नोट कर सकते हैं। वैसे डिजिटल नोट्स 4.0 बैच में फ्री ही मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको अलग से सच कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देंगे ना अपना सिलेक्शन, ये हुई ना बात। जी हाँ, यूट्यूब पे रहेगी ये क्लास, बिल्कुल रहेगी। इट इज़ इनफ फॉर आरआरबी एनटीपीसी। वैसे तो मैंने आरआरबी एनटीपीसी के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ करवा रखी है, बट फिर भी यस, आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, क्योंकि यहाँ पर हम सबके क्वेश्चन करेंगे। अभी सीजीएल के कर रहे हैं, सीएचएसएल करेंगे, और टफ लग सकते हैं क्योंकि सीजीएल के क्वेश्चन मैंने आपको बताया सीजीएल में टफ आया है। जब सीएचएसएल क्वेश्चन करोगे, सीपीओ के करोगे, एमटीएस करोगे, उतने कोई टफ लगेंगे नहीं, हल्के हल्के में निकलेंगे सभी है। ये सीजीएल के हैं तब तक टफ लगेंगे, मैं पहले ही बता दूँ आपको, ठीक है। उसके टेंशन मत लेना। बस मैंने आपको एक बोला था, एक चैलेंज दिया था कि सिर्फ और सिर्फ 2 वीक का चैलेंज दिया था, 2 वीक का चैलेंज था। 2 वीक बस आपको रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। भाई मैं जितने लेक्चर इसमें करवाऊँगा एक एक कायदे से देख लेना, ठीक है। शिद्दत से रिवाइज कर लेना, फिर एग्ज़ाम में बैठना, खुद ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम गोज़ फॉर जो भूतिया सर की मैथ्स की क्लासेज हैं, चाहे कमल सर की रीजनिंग की क्लासेज हैं, चाहे पीएसपी सर की, पीएसपी सर कहाँ गए, चलो कोई नहीं, पीएसपी सर की चाहे इंग्लिश की क्लासेज हैं, ठीक है। तो सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सबके स्टेनो सबके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और बाद में थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे, कायदे की स्पीड बढ़ाएंगे, तो तैयार रहें, ठीक है। चलो यस, डिजिटल नोट्स हर लेक्चर के ही मिलेंगे, लेकिन पहले लेक्चर के फ्री में अपलोड होंगे, सो दैट कि आप देख लें। बाकी तो आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ वो भी फ्री में आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। ओके ठीक है, अब आपका काम क्या बनता है वो सुन लीजिए, फिर सेशन को ख़त्म करते हैं। जो आपका वर्क है, ठीक है, कि विद इन 24 आवर्स नेक्स्ट क्लास से पहले रिवीजन करके आना है, ठीक। नेक्स्ट क्लास से पहले रिवीजन देना है, और जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट पॉलिटी, तब अगला सब्जेक्ट होने से पहला पूरा रिवीजन दे के आना है, ठीक है, देना है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ इस तरीके का रिवीजन का अगर कोई और तरीका, वैसे 4 वालों को तो रिवीजन चल ही रहा है, आप लोगों के लिए भी कुछ इस तरीके से निकाला जा सके। वैसे तो जब पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो आपको एक क्विज़ मिलेगी। एक क्विज़ हम स्टार्ट करवाएंगे, जैसे कि मैथ्स में भी आपको पता है सर ने अलजेब्रा करवाया, सर्कल करवाया, कमल सर ने भी कोडिंग डिकोडिंग करवाया है, सीरीज़ वाला करवाया है टॉपिक। तो अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वैसे तो सर ने आपको बताया होगा कि उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, लेकिन तुम्हें और एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी क्विज़ के फॉर्म में मिल जाएंगे। परमार अकेडमी ऐप बस इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।
क्लास नोट बाद में मिलेंगे यार, पहले कैसे मिल जाएंगे क्लास नोट? थोड़ा तो लॉजिक लगाओ, पहले कैसे मिल जाएंगे? वेस्ट बंगाल में चुनाव के लिए खड़े हो जाओ, जिता देंगे आपको। अच्छा बेटा, बोलो पहला पैसा। करंट अफेयर्स का भी कुछ बता दो सर बीन साक्षी। करंट अफेयर्स की चिंता ना करें, ठीक है। जितने बच्चों से मैंने बात करी, चाहे AIR 1 हो ध्रुव जी, चाहे AIR 4 हो, ठीक है, बीटन मजूमदार जी, सब ने बोला कि सर आपने जो PDF दी थी लास्ट में वही करके गए थे, वहीं से काम हो गया था। बाकी तो करंट अफेयर्स के लिए और भी अभी प्लान कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ते रहिए, ख़त्म बात, ठीक है। अगले AIR 1 आप ही हैं बस ठीक है, आपका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है, अगर सबका हुआ है, लेकिन वही रिवीजन आपको करना पड़ेगा। सोर्स अगर कॉमन है सबका तो भाई अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो रिवीजन करना होगा, ठीक है, ऑलराइट। बाकी मैं कोशिश करता हूँ ध्रुव से, ठीक है, वैसे तो तब से मैंने बात नहीं करी है, उनके फादर से बात हुई थी, अगर कुछ इस तरीके से अगर जीके को लेके हो पता है, वैसे तो क्या ही है, मतलब सिंपल उन्होंने तो बैच की चीज़ें करी थी, और खैर ठीक है, चलो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल। और तैयार होकर आइएगा, थोड़ा सा तैयार इन दी सेंस रिवाइज करके आइएगा, और थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा कल से। थैंक यू, धन्यवाद। सबके लिए यूज़फुल है, सबके लिए, ठीक है, थैंक यू।